Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो भाई प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकिएगा मत। हमारा टॉपिक आज क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक रहने वाला है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट पार्ट फर्स्ट। मैंने आपको ड्यूरिंग आवर चैप्टर ओवरव्यू बताया था कि भाई पार्ट फर्स्ट पार्ट 2 में रहने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं आपको अच्छे से एलैबोरेट करके चीजें समझाने वाली हूँ। हमने चैप्टर ओवरव्यू में सब टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझा बारीकी से। देन हमने इंट्रोडक्शन देखा कि चीजें कहाँ से कहाँ एंड हो रही थी मुगल एम्पायर के टाइम पे और स्टार्ट हो रही थी ब्रिटिशर्स का राज। तो ये सारी चीजें हमने ब्रीफ में देखी जस्ट, बाकी पूरा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली चीजें यहाँ से शुरू होंगी। सो इससे पहले आपको क्या करना है? आपको लाइक कर देना है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई बराबर का हिसाब रखो, बैलेंस करके रखो। मैं आपको समझाऊंगी, आप लाइक करते जाइए और कॉमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स को, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये सब जानना, पता होना चाहिए, बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए। कल को आपके जूनियर कोई भी आपसे पूछ ले कि भाई तुमने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली ना, अब तुम 8th में हो, तो ये बताओ कि कैसे कैसे क्या शुरू हुआ, तो क्या जवाब दोगे? तो जवाब देना है। बिल्कुल कोमल मैम के स्टूडेंट्स हो तो भाई जवाब तो देना बनता है। बिना जवाब दिए कोई नहीं आएगा वापस, जवाब तो देना ही है। जवाब मतलब मुंह चलाने वाला जवाब नहीं, मतलब आंसर तो करना ही है। आया समझ में? स्टार्ट करें। देखो हम क्या पढ़ेंगे, हमने क्या देखा था इंट्रोडक्शन में, याद है किसी को कि भूल गए? किसके बारे में देख रहे थे? हमने देखा था कि भाई मुगल एम्पायर का औरंगजेब जो थे लास्ट पावरफुल रूलर थे। ऐसा नहीं कि लास्ट रूलर थे, पावरफुल रूलर थे। एम्पायर तो था, डायनेस्टी तो अभी चल रही थी, ऐसा नहीं कि खत्म हो गई थी, पूरी एरा खत्म हो गया था, नहीं, सब चल रहा था, बट पावरफुल रूलर औरंगजेब थे। धीरे धीरे क्या हुआ, हमने ये भी जाना, जब उनकी डेथ हो गई तो छोटे मोटे जो किंगडम्स उठ के आने लग गए। इवन वहीं के गवर्नर, सूबेदार्स वगैरह भी खुद भी अपनी पावर दिखाने लग गए, अथॉरिटी जताने लग गए। ठीक है, होता है। देन क्या हुआ? देन हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो मतलब कंपनी है, जो ब्रिटिशर्स जो थे वो शुरू में ट्रेडिंग के पर्पस से आना चाहते थे, आए थे, बल्कि आना भी क्या चाहते थे, ट्रेडिंग का पर्पस ही था उनका। कैसे इन्होंने मतलब ट्रेडिंग के पर्पस को एक टेरिटरी में कन्वर्ट किया, ये सब हम पूरा इस चैप्टर में समझेंगे। फिर हमने एक जस्ट इन्फॉर्मेशन देखी थी बहादुर शाह जफर के बारे में कि 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें भाई हार गए। तो क्या हुआ था, ये भले ही था कि मुगल एम्पायर में कोई पावरफुल राजा हो ना हो, बट एक लीडर माना जाता था। मैंने बोला ना कि ब्रांड नेम, ब्रांड वैल्यू बनी हुई थी, तो ब्रांड वैल्यू बनी हुई थी भाई मुगल एम्पायर की। बट क्या हुआ, हार गए, तो बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर लिया जो कंपनी ने। कंपनी मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या करा, अपने अंडर ले लिया, अरेस्ट कर लिया, और जो उनके बेटे थे उनको भी मार दिया। ये हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, याद आया? देखो रिकॉल करना इसलिए जरूरी है कि जो पीछे पढ़ के आए हो इसका मतलब ये नहीं है कि भूल जाओ, उसको कनेक्ट करके ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं बिल्कुल कोई मौका नहीं देना चाहती आपको कि आप बोलो कि मैं भूल गया, मुझे पुराना याद नहीं है। जिसने नहीं भी देखा तो एटलीस्ट उसका रिकॉल हो जाएगा, तो यहां से कनेक्ट हो पाएंगी चीजें। आया समझ में? हमारा आज का टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आई? ईस्ट। कैसे आई वो सब देखते हैं। ये मैप क्या दिख रहा है? ये रूट है, रूट्स टू इंडिया इन द 18th सेंचुरी। भाई इंडिया आने का जो रूट है ये देखिए, यहां से ब्रिटिश आइलैंड है, ये ब्रिटिश आइलैंड है, ये देखिए, मतलब काफी दूर है। आप सोच रहे हैं कितना ज्यादा दूर है, ब्रिटिश आइलैंड है, और यहाँ पे हम इंडिया देख रहे हैं, तो कितनी दूर से आए थे बताओ, और कितनी दूर से पूरा एरिया जीत रखा था इंडिया का, बताओ, इतनी दूर से आए थे, हमारे ही भारत मिला। बट लालच था ट्रेड का, ठीक है, क्योंकि भाई स्पाइसेस, सिल्क वगैरह बहुत बेहतरीन क्वालिटी में मिलते थे, तो इंडिया की चीज़ों का, इंडिया के जो प्रोडक्ट्स का एक अच्छा नाम था यूरोपियन कंट्रीज़ में। ये अच्छी बात है, फ़ख्र की बात है, बट क्या करें, इन्होंने तो रूल सेटअप कर दिया, बेचारे फिर इंडियंस परेशान हुए, वो तो हम पढ़ेंगे। यहाँ से समझ लीजिए ऐसे पूरा इनका रूट था। कैसे आ रहे हैं, ये देखिए एरो बने ना, ये ऐसे जा रहे हैं, देखिए ऐसे ऐसे जाएंगे, यूँ ऐसे यहाँ से, फिर ये ऐसे एरो ऐसा जा रहा है, दिख रहा है आपको इस टाइप का, फिर यहाँ से ये एरो है, यहाँ से ऐसे एरो, ये सब ये जो बने हुए हैं, ये पूरा कैसे कैसे यहाँ से पहुँच के फिर वापस को यहाँ से जा रहे अपने आइलैंड में। तो इस टाइप का कुछ रूट, इसको वो कर दूं क्लियर, अब आपको दिखेगा और अच्छे से। तो इस टाइप का भाई इनका रूट था, काफी दूर और काफी घुमावदार था कि नहीं था, देख लिया हमने। चलिए, in 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it the sole right to trade with the East. अब क्या था भाई,
इन 1600, कब की बात है ये याद रखना, 1600 की बात है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने क्या करा, एक्वायर करा चार्टर। चार्टर का मतलब क्या होता है, चार्टर का मतलब होता है एक आदेशनामा, कि जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई राजा है तो हम, जैसे हमारा एक, जस्ट मैं आपको जस्ट आपके स्कूल का एग्जांपल दे लूं कि आपकी प्रिंसिपल है, आपको कुछ फंक्शन या कुछ काम करवाना है, तो आपके टीचर ने बोला कि भाई आप पहले प्रिंसिपल से जो क्या करिए, परमिशन ले लीजिए, इस टाइप का। तो रिटर्न फॉर्म में जो प्रिंसिपल कुछ देगी, आदेश जैसे कि भाई ठीक है मैंने आपको जो है परमिशन ग्रांट कर दी है, ये रिटर्न में आप ये जो फंक्शन कराना चाहते हो करिए। तो ऐसे ही भाई ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाह रही थी, भाई अपना सोल मतलब खुद का एक सिंगल अधिकार कि हम ही हम हो, बाकी कोई कुछ ना ज्यादा हम इंटरफेयर करे ना आप आए। तो सोल यहाँ लिखा है ना, सोल राइट, खुद का, सोल मतलब सिंगल, खुद का ओन, इस टाइप का रहता है कि सिंगल। अब क्या है देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे आदेशनामा लिया, किससे परमिशन ली, बेसिकली परमिशन ली उन्होंने, उस टाइम रूल कौन कर रहा था, क्वीन एलिजाबेथ वन रूल कर रही थी। कौन रूल कर रही थी भाई, क्वीन एलिजाबेथ उस वक्त रूल कर रही थी। ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, उन्होंने क्या करा भाई, ग्रांट कर दिया कि ठीक है आप जो है ईस्ट के साथ अपना क्या करें, अपना ट्रेड करें, कोई दिक्कत नहीं, सोलली आपको अधिकार है, मतलब सिंगल आप कर सकते, कोई कुछ नहीं बोलेगा। This meant that no other trading group in England could compete with the East India Company। मतलब क्या है कि जो इंग्लैंड में और भी कंपनी है, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई कंट्री हमारी है, जैसे इंडियन कंपनी है, इंडिया है कंट्री, उसमें क्या अलग अलग ब्रांड नहीं है, अलग अलग कंपनीज नहीं है, एक ही का चल रहा है, भले ही हम इंडिया में हैं तो क्या इंडिया का एक ही ब्रांड चल रहा है, कंपटीशन है कि नहीं आपस में, है ना। तो ऐसे इंग्लैंड में भी और भी कंपनी थी, जो भी थी उनका कंपटीशन था, तो उन्होंने क्या करा दिया भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कंपनी क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने क्या करा, जिनकी ट्रेडिंग इंडिया से चलती थी, इंडिया से जाते थे सामान लाते थे और एक्सपोर्ट करते थे, उन्होंने करवा ली अपना परमिशन ग्रांट कि भाई मैडम मतलब हमारी रानी साहिबा क्वीन एलिजाबेथ वन थी कि आप हमें परमिशन ग्रांट करिए, और उन्होंने परमिशन ग्रांट भी कर दी। दिस मीन मतलब क्या मतलब था, दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड मतलब कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। कोई भी जो इंग्लैंड में अदर कंपनीज है, इंग्लैंड की याद रखना, मैं सिर्फ इंग्लैंड एक देश की बात कर रही हूँ, जैसे इंडिया का, मैं पूरा एशिया का नहीं बोल रही हूँ, इंडिया का बोल रही हूँ, तो जो सॉरी इंग्लैंड का बोल रही हूँ। तो क्या परमिशन ग्रांट थी भाई, क्योंकि इंग्लैंड की क्वीन थी ना वो, तो अपने अकॉर्डिंग क्वीन ने जो ऑर्डर जो करा तो भाई सबको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वीन ने जो ऑर्डर ग्रांट करा तो बस, और बल्ले बल्ले और क्या चाहिए, तो बल्ले बल्ले इनकी ये हो गई थी कि बस अब यही है जो ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपीट नहीं कर सकता, सीधे सीधे मना कर दिया कि नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप, कोई भी ट्रेडिंग ग्रुप ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपीट नहीं करेगा। With this charter, the company could venture across the oceans, looking for new lands from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher prices। इसमें क्या था, इस चार्टर में उन्होंने और क्या चीजें थी, इसमें ये था चार्टर, वही मैंने बताया ना जो परमिशन के लिए उन्होंने गए थे, जो परमिशन ग्रांट उन्हें मिली थी, वो क्या था, द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशन, कंपनी क्या कर सकती है भाई, महासागर मतलब बेसिकली इधर उधर जा सकती है, अक्रॉस करके अपनी कंट्री के बाहर इधर उधर जा सकती है। क्यों जाएगी इधर उधर, किस शौक से जाएगी इधर उधर भाई, नए नए लैंड्स की तलाश में, नए नए ऐसी जगह जाएगी जहां से ऐसे ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स लाएंगी जो क्या करेंगी, अच्छे भारी दामों में, हैवी एक्सपेंसिव मतलब जो है प्राइसेस में यूरोप में बेचेगी। यूरोप, अभी हमने क्या बोला, इंग्लैंड की बात हो रही, बट अब हम यूरोप बोल रहे हैं, मतलब ये समझ लीजिए इंडिया ने परमिशन ग्रांट ली और इंडिया पूरे एशिया में अपना जो सामान बाहर से खरीद के लाएगी, पूरे एशिया में अपने अकॉर्डिंग मनमानी प्राइस, जैसे कह लीजिए हायर प्राइसेस में बेचेगी। तो हम ये बोल रहे हैं इंग्लैंड क्या है, एक कंट्री है, और यूरोप क्या है, एक कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के अंदर एक कंट्री है इंग्लैंड, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर एक कंट्री है इंग्लैंड। ये कंफ्यूज मत होना, वरना आप बोलोगे ये यूरोप और कैसे आ गया। वैसे भी कंफ्यूज की कोई मतलब कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, क्योंकि आपको ये पता है कि कॉन्टिनेंट क्या है, स्टेट क्या है, कंट्री क्या है, ये सब आपको पता है कि नहीं पता, कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सी कंट्री है, इतना ब्रीफ आइडिया आपको होगा। अब क्या हुआ, चार्टर में उन्हें ये मतलब मिला उनको कि भाई अब ठीक है, आपका रूल है, आप करिए, आप जो है इधर उधर ट्रेड करने जाइए, जो नए नए लैंड ढूंढी, नई नई जगह ढूंढी, कंट्री जहाँ भी, इससे भी आपको क्या करना है, ट्रेड करना है, करिए, और वहाँ से प्रोडक्ट जो भी लाएंगे हायर प्राइसेस में बेचिए, ये मैं परमिशन दे रही हूँ। तो क्या परमिशन मिल गई थी कि लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स फ्रॉम विच इट कुड बाय अ गुड एट अ चीप प्राइस, मतलब क्या कर सकते जिसमें से वो गुड ले मतलब सामान खरीद रहे और जो है सस्ते दामों में सामानों को लिया जा रहा है, मतलब खरीद रहे, सस्ते दामों में खरीदा, उसके बाद एंड कैरी देम बैक टू यूरोप, वापस यूरोप आए और भाई हायर प्राइसेस में बेच सकते। तो ये उनका मेन मोटो था कि अपने कंपटीशन को, इंग्लैंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका मतलब था अपने कंपटीशन को खत्म करो, साथ में कंपटीशन तो खत्म हो ही रहा है, बट क्या है
जब हम बाहर जाएं, दूसरी जगह से प्रोडक्ट लेकर आएं, गुड्स लेकर आएं, तो अपने अकॉर्डिंग हम हायर प्राइसेस में पूरे यूरोप में बेच सकते हैं। तो फायदा करवा रहे हैं, बेसिकली कंपटीशन भी खत्म करवा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम मनमाने या हायर दामों में बेचेंगे, और वो परमिशन भाई क्वीन ने दे दी। आया समझ में? ये शुरुआती सब देख रहे हैं कि इनिशियली चीजें कैसे स्टार्ट हुई। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो इंग्लैंड की कंपनी, उन्होंने क्या करा, अपना कंपटीशन इंग्लैंड का खत्म कर दिया, खत्म करा, चलिए ठीक है। और क्या मनमानी वाली बात करी कि भाई हम क्या करेंगे, चीपर रेट में बाहर दूसरी जगहों से खरीदेंगे सामान और महंगे दामों में यहाँ पे पूरे यूरोप में बेचेंगे। इतना आया समझ में? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। The company did not have to fear competition from other English trading companies. अब भाई जो कंपनी थी इंग्लैंड में और जो कंपनी थी उनसे डरने की उनको कोई कंपटीशन का डर ही नहीं था। मतलब जो कंपनी थी बिल्कुल क्या हो गई थी, टेंशन फ्री हो गई थी, रिलैक्स हो गई थी कि पता है क्वीन ने क्या दे दिया, चार्टर दे दिया, आदेश दे दिया, परमिशन ग्रांट कर दी है कि हमारा कोई कंपटीशन नहीं रहेगा हमारी कंट्री में। तो क्या बता रहे हैं कि कंपनी डिड नॉट हैव टू फेयर कंपटीशन, उनको कंपटीशन की कोई टेंशन नहीं थी। किनसे? जो अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज थी, जो इंग्लैंड की अदर कंपनीज थी जो ट्रेड वगैरह करती थी, अब उनसे टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। Mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear. अब क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो मर्सेंटाइल ट्रेडिंग, ये मर्सेंटाइल क्या होता है, सबसे पहले इसे समझते हैं जिसका मीनिंग यहाँ दिया है, समझे? Mercantile, a business enterprise that makes profit primarily through trade, buying goods cheap and selling them at higher prices. मर्सेंटाइल मतलब एक बिजनेस एंटरप्राइज, जो बिजनेस जिनका चलता है, उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है? उनकी स्ट्रैटेजी रहती है प्रॉफिट मोटिव स्ट्रैटेजी रहती है। प्रॉफिट अर्निंग उनका मेन पर्पस रहता है, प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं। क्या काम करते हैं भाई? जो गुड्स है वो सस्ते दामों में खरीदेंगे और अच्छे महंगे महंगे दामों में, हायर प्राइसेस में बेचेंगे। तो चीप जो है, चीप मतलब सस्ता, लो प्राइस में खरीदेंगे और क्या करेंगे भाई, हायर प्राइसेस में बेचेंगे। ये इनका मेन मोटिव रहता है, प्रॉफिट अर्निंग मोटिव इनका प्राइमरी रहता है। मतलब जो प्रथम इनका जो एक वो रहता है कि सोच कि भाई हमें क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, तो सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो। कौन होते हैं? बिजनेस एंटरप्राइज होते हैं, जिनको हम मर्सेंटाइल बोलते हैं। तो यही वो है कि भाई ये जो लोग हैं जो चाह रहे थे कि हम सस्ते में खरीदे सामान और महंगे में बेचे, जैसे कि हमने देखा था ना, परमिशन भी मांग ली थी, तो भाई इनका कॉम्पिटिशन तो कोई बचा ही नहीं, तो इनको टेंशन नहीं थी, बिल्कुल रिलैक्स थे। तो मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरीली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन। मतलब पहले कैसे प्रॉफिट कमाती थी? इन लोगों का स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि भाई पहले कंपटीशन खत्म करो। अब अगर आप कहीं भी कंपटीशन पे जा रहे हो तो आपको लगेगा ना कि पहले क्या करें कि जो हमारे साथ जा रहे हैं या जो दूसरी जगह से आ रहे हैं, पहले उनको खत्म करो। खत्म मतलब कोई गोली मार के मार नहीं दो, जेल वेल नहीं जाना है, मतलब वैसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बट अगर हम मूवीज में देखते कैसा होता है कि अरे पहले अपना जो क्या है ओपोनेंट है उसको भाई उसको ऐसा करो कि वो कमजोर पड़ जाए, और कमजोर ऐसे मतलब उसको या तो ऐसा डिमोटिवेट कर दो, जो भी कर दो, कंपटीशन उस तरफ से खत्म कर दो, तो हम फिर पावरफुल रहेंगे, तो हमें कौन वो करेगा। तो ऐसे इन्होंने क्या करा, कंपटीशन खत्म कर दिया भाई। वो क्या ले लिया, परमिशन ले ली भाई क्वीन से, कह दिया कि सिर्फ हम जो है अपना ट्रेड जो कर रहे हैं तो उसमें कोई कुछ नहीं होगा, हम जो करेंगे महंगे दामों में बेचेंगे और सस्ते दामों में खरीद के लाएंगे, और कोई कंपटीशन हमें नहीं चाहिए। परमिशन भी मिल गई तो भाई कंपटीशन का कोई डर ही नहीं था। सबसे पहले उन्होंने कंपटीशन खत्म कर दिया। देन क्या करा, ताकि वो क्या करे, चीप चीजें खरीद के जो है महंगे दामों में बेच सके। आया समझ में? तो ये क्या स्ट्रैटेजी रही, अच्छे से समझ में आ गई कि भाई पहले परमिशन ली, कंपटीशन खत्म कर दिया, कंपटीशन खत्म करा तो सस्ते में चीजें खरीद रहे और महंगे में बेच रहे, जिसको टर्म हम बोलते हैं मर्सेंटाइल। आगे बढ़े। कोई दिक्कत परेशानी डर समस्या अब तक तो आई नहीं? चलो और ये बताओ, लाइक करा कि नहीं करा? मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है आपको लाइक करने के लिए, आपने लाइक करा कि नहीं करा? भूले तो नहीं, कोई भूल तो नहीं गए, भूले बिसरी यादी तो नहीं बनी, याद है ना? चलो। The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the eastern markets. मैंने बोला ना फर्क है। फर्क क्या है? इंग्लैंड एक कंट्री में होना, इंग्लैंड क्या है, एक कंट्री है। कंट्री है कि नहीं है? इंग्लैंड किसके अंदर आ रही है? जो इंग्लैंड कंट्री है, ये पूरा जो कॉन्टिनेंट है, ये समझ लीजिए, ये कॉन्टिनेंट हमने बना दिया, यूरोप के अंदर आ रही है, ऐसी मैंने बना दी है। तो अब यहाँ पे और भी कंट्री हो सकती है, यहाँ पे मानो कोई ये कंट्री हो गई, कोई ये कंट्री हो गई, यहाँ पे ये जैसे इंग्लैंड कंट्री, तो और भी कंट्री यहाँ पे हो गई, बहुत सारी और भी कंट्री यहाँ पे हो गई XYZ, और ये पूरा यूरोप है। तो अब आप समझ रहे हैं या नहीं
इंग्लैंड ने अपना तो क्या करा, कंपटीशन खत्म करवा दिया, बट बाकी अदर कंट्रीज का क्या, क्योंकि क्वीन का तो अपने देश में हक चलेगा। अगर हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, तो हमारे देश के लिए रूल्स बनाएंगे ना, हमें जो है परमिशन उनकी चाहिए पड़ेगी ना। बाकी जो है अदर कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं या जो सीएम वगैरह जो भी वहाँ पे रहते हैं, कोई स्पेशल हाई ऑफिशियल है, तो उनसे वो थोड़ी हमारे लिए कुछ करेंगे, या हम उनके परमिशन थोड़ी लेते फिरेंगे। हम तो अपना चाह रहे, तो हम अपना कंपटीशन खत्म कर रहे हैं। अगर हम इंडिया में कुछ करना चाह रहे, तो हम अपने प्रेसिडेंट को हमने लिया, परमिशन ली, हम काम कर रहे हैं। बट एशिया में और भी तो कंट्रीज है, चाइना हो गई, भूटान हो गई, नेपाल हो गई, इनका क्या, पाकिस्तान हो गई, इनका क्या, श्रीलंका हो गई, तो ये इनको थोड़ी हम रोक सकते हैं। हम अपने कंपटीशन को तो खत्म कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ के तो कंपटीशन को खत्म कर दिया, बट ये जो ये सारे आ रहे थे ये नहीं कर पा रहे थे। तो द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स, अदर यूरोपियन पावर्स को भाई जो रॉयल चार्टर था वो नहीं रोक सकते थे। जो रॉयल भाई फरमान मिल गया था, मतलब फरमान नहीं बोल रहे, रॉयल जो एक आदेश मिल गया था या ग्रांट हो गई थी परमिशन बेसिकली, तो वो अदर यूरोपियन पावर यानी अदर जो कंट्रीज हैं उनको तो नहीं रोक सकती। भाई अगर क्वीन है तो अपने देश की क्वीन है ना, वो क्वीन का जो डिसीजन है वो बाकी कंट्रीज को क्या लेना देना। तो ऐसे ही भाई उन्होंने अपना तो एंड कर दिया, अपना तो कॉम्पिटिशन खत्म कर दिया इंग्लैंड ने, बट जो अदर यूरोपियन कंट्रीज है वो मार्केट में उतर उतर के आ रही थी, उनको रोकना मुश्किल था। आया समझ में, आ गया समझ में कि नहीं आ गया? By the time the first English ship sailed down the west coast of Africa, round the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa. अब ये बता रहे हैं कि कैसे कैसे एक दूसरे की चीज़ों को बर्बाद करते थे। भाई रूल तो करना है, रूल भी नहीं बोलेंगे, ट्रेड तो करना है, भाई पैसा कमाना है, सस्ते में यहाँ से खरीदना है, महंगे में बेचना है, तो अदर अपने कॉम्पिटिशन को खत्म करो। कैसे कर रहे हैं कि उस टाइम पे एक दूसरे की जो शिप होती है वो ख़त्म करना है ना, मतलब उसको ऐसे डुबा देना या कुछ भी सामान खराब करवा देना है ना, जो भी इंडियन ओशन में जहाँ से वो वहाँ से जो भी आ रही हैं शिप्स वगैरह आ रही उनको क्या करना, बर्बाद करवा देना है ना, साथ में क्या कर देना, ख़त्म कर देना, गुड्स वगैरह खराब करवा देना और नाव वगैरह डुबा देना। तो ये सारी मतलब जो प्लानिंग प्लॉटिंग है जो चलती कॉम्पिटिशन में ये होती थी। अब किसकी बात हो रही? द पुर्तगीज, ये भी यूरोपियन कंट्री, पुर्तगाल जो है यूरोपियन कंट्री उसके वहां से। तो द पुर्तगीज हैड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। भाई इंडिया के जो इंडिया है वेस्टर्न कोस्ट मतलब इस एरिया में ऑलरेडी, जैसे गोवा वाला बोला ना, तो इस मतलब ये समझ ली यहाँ एरिया में कोस्ट मतलब जो समुद्र किनारे वाला एरिया है वहाँ पे ऑलरेडी जो भाई अपने पुर्तगीज थे वो लोग ऑलरेडी अपना सिक्का जमा रखे थे। ठीक है, तो ऑलरेडी उन्होंने इस्टेब्लिश करके रखी थी अपनी प्रेजेंस कि भाई हम तो यहाँ पहले से ही हैं, आप तो अब आ रहे हैं, हम तो यहाँ पहले ही जमे हुए हैं सर जी। तो उन्होंने वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में यहाँ पे ऑलरेडी अपना बेस, कहाँ पे, गोवा में उन्होंने अपना बेस जमा रखा था। किसने जमा रखा था? भाई पुर्तगीज ने, पुर्तगाली लोगों ने अपना क्या कर रखा था, बेस जमा रखा था। और ये लोग तो चलो आ रहे थे, सोच रहे थे या उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, बट यहाँ पे ऑलरेडी पुर्तगीज ने गोवा पे, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया गोवा पे अपना सिक्का ऑलरेडी जमा रखा था। आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer, who had discovered the sea route to India in 1498। भाई जो सी रूट है, जिसने डिस्कवर करा कि भाई सी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सी रूट के थ्रू हम यहाँ इंडिया जा सकते हैं। ठीक है, सी रूट के थ्रू हम इंडिया जाएंगे। तो ये किसने पता करा? ये पता करा था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इट वॉज वास्को ड गामा, अ पुर्तगीज एक्सप्लोरर। पुर्तगीज एक्सप्लोरर थे वास्को डी गामा। उन्होंने पता करा कि भाई यहाँ पे तो सी रूट है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंडिया जा सकते। कब? 1498 में। एक बार और देख लो ध्यान से, 1498 में भाई कौन थे सबसे पहले? वो जो वास्को डी गामा ही थे जिन्होंने डिस्कवर किया था कि भाई एक सी के थ्रू, मतलब यहाँ पे सी है, सी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सी रूट हमने पता करा कि हम इंडिया में एंटर हो सकते हैं 1498 में। By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean. Soon the French traders arrived on the scene. अब देखिए और क्या क्या आ रहे हैं। पुर्तगीज देख लिया, उससे पहले तो हम इंग्लिश देख ही रहे थे। 17th सेंचुरी में डच
पॉसिबिलिटीज़ देख रहे थे कि भाई इंडियन ओशन से पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है कि हम क्या करें, हम जो है ट्रेड कर पाए, ठीक है भाई, वो भी देख रहे थे। देन फ्रेंच आए, फ्रेंच ट्रेडर ने भी इस सीन में आ गए, मतलब कौन कौन सीन में आ गए, ब्रिटिशर्स तो थे ही, ये हम पढ़ रहे हैं। देन हमने देखा पुर्तगीज जो भाई वास्को डी गामा ने सी रूट पता लगाया, फिर ऑलरेडी डच जो है इस जुगाड़ मतलब उसमें लगे हुए थे कोशिश में कि कैसे हम इंडियन ओशन के थ्रू क्या करें, ट्रेड करें। फिर उसके बाद फ्रेंच जो है वो भी सीन में आ गए, मतलब वो भी अब रोल में कॉम्पिटिशन में आ गए। The problem was that all the companies were interested in buying the same things. प्रॉब्लम ये थी, सही बात है, प्रॉब्लम ये थी कि कंट्री कुछ मतलब जो आ रही हैं कंपनीज कुछ अलग अलग ले, कोई अगर सिल्क ले रही तो कोई स्पाइस ले ले, कोई कुछ व्हीट राइस जो भी है अलग प्रोडक्ट ले, बट नहीं, सब एक ही चीज के लिए आती थी। क्या करती थी? द प्रॉब्लम वाज दैट, प्रॉब्लम क्या थी? द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग, मतलब एक ही चीज खरीदने में इंटरेस्टेड रहती थी। जो कंपनीज है उनकी इच्छा ये थी कि एक ही चीज हम खरीदें, एक ही चीज, मतलब इत्तेफाक कह लीजिए या उसकी जरूरत कह लीजिए। क्या हो सकता है? द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क, भाई कॉटन और सिल्क की अच्छी क्वालिटीज मिलती थी इंडिया में, मतलब प्रोड्यूस होती थी इंडिया में। फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप, मतलब ये जो कॉटन सिल्क इनका क्या अच्छा खासा मार्केट था यूरोप में। क्यों? क्योंकि ये जो यूरोपियन कंट्रीज है इनका लालच यही था ना कि सस्ते में यहाँ से खरीदे और अपनी कंट्रीज में जाके वहाँ पूरे कॉन्टिनेंट में पूरे एरिया में वहाँ बेचे। और प्रॉब्लम है कि सबको सेम ही चीज़ पसंद आ रही है, तो ये बड़ी वाली दिक्कत हो गई। सेम चीज़ क्या पसंद आ रही है? जैसे सिल्क हो गए, अच्छी क्वालिटी के कॉटन हो गए, जिनका एक अच्छा मार्केट था भाई हमारे यहाँ से ज़्यादा, मतलब वहाँ जा रही थी चीज़ें, तो काफ़ी मतलब इंडियन प्रोडक्ट का वो भी स्पेशल कुछ इन टाइप के, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ अच्छा बड़ा मार्केट था। पेपर, क्लोव्स, कार्डेमम एंड सिनेमन टू वर इन ग्रेट डिमांड। और अगर स्पाइसेस की बात करें, ये सब क्या है? ये सब मसाले हैं ना, मसाले हैं कि नहीं है, मैं कुछ अलग तो नहीं बोल रही। पेपर हो गया मतलब काली मिर्ची हो गई, लौंग हो गया है ना, साथ में हम इलायची वगैरह या दालचीनी ये सब बोलते हैं, ये सब भी बहुत भयंकर तरीके से डिमांड में थे यूरोप में। तो बेसिकली ये जो आ गई ना, पहले ब्रिटिशर्स थे, हमने देखा फिर पुर्तगीज ऑलरेडी क्या कर रखे भाई अपना सेटल करके बैठे थे गोवा में। देन कौन सीन में आए? डच भी सीन में आए, वो भी चाह रहे थे कि भाई हम इंडियन ओशन के थ्रू ट्रेड करें। देन और भी कोई थे, फ्रेंच थे। और प्रॉब्लम क्या थी? सबकी एक ही पसंद थी कि हमें क्या प्रोडक्ट चाहिए, कॉटन हो, सिल्क हो, भाई ये स्पाइसेस हो, पेपर, क्लोव्स है ना, कार्डेमम एंड सिनेमन, ये सब चीज़ें हमें हो तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ बेचेंगे। और ऊपर से हम यही कह रहे हैं कि इंडियन प्रोडक्ट्स ये वाले जो थे काफ़ी अच्छे उस पे पैमाने पे भाई यूरोपियन मार्केट में बिकते थे, काफ़ी उनकी क्यों डिमांड थी। जब डिमांड वहाँ होगी, अगर जनता वहाँ की डिमांड करेगी, तभी तो ये लोग इतना आ रहे हैं, कॉम्पिटिशन हो रहा है। और एक ही चीज़ के क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी अच्छी खासी डिमांड थी यूरोपियन कंट्रीज में, तभी जाके सारे जो अदर अदर आ रहे थे सबका एक ही लालच, एक ही मोटिव कि हमें स्पाइसेस चाहिए, हमें कॉटन एंड सिल्क चाहिए। तो दिक्कत वाली बात थी। अगर वैसे ही आप अकेले चाह रहे हैं, कॉम्पिटिशन अदर दूसरी जगह से आ रहा है, ऊपर से वो कॉम्पिटिशन तो हो रहा है, ठीक है, बट प्रोडक्ट भी आप सेम ला रहे हैं। अब अगर आप प्रोडक्ट सेम ले जाके वहां बेच रहे हैं तो वहां पे और भी तो है आपके कॉम्पिटिटर बैठे हैं बेचने को। अब भाई ये कौन कितने दाम में बेचे वो बात और है, और पब्लिक तो अपने अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग भी प्राइस के अकॉर्डिंग खरीदेगी। इतना आया समझ में कि कैसे शुरू में लालच के कारण चीजें हो रही हैं। ट्रेड का पर्पस है, क्या आपको यहाँ पे सिर्फ इतना दिख रहा है कि ट्रेड पर्पस क्या है? सिर्फ ट्रेड पर्पस है, ट्रेडिंग का पर्पस है। क्या आप देख पा रहे हैं ट्रेडिंग का पर्पस? पहले हमने देखा ब्रिटिश जो है आए, देन हमने देखा पुर्तगीज। कौन है? पोर्तुगीज। जगह नहीं है, मैं जैसे ऐसी लिख रही हूँ, है ना। ये भी रोल में है भाई, ये भी रोल में है। देन उसके बाद ये जी है ना, देन उसके बाद कौन रोल में है भाई? डच आ गए, डच भी भाई लालच में बैठे हैं। फिर उसके बाद कौन आ गए? उसके बाद आ गए फ्रेंच। और ये लोग चाह क्या रहे हैं? ये लोग चाह सेम थिंग रहे, कॉटन, सिल्क और स्पाइसेस की बात करें तो ये रही सारी स्पाइसेस, ये सारी स्पाइसेस की इच्छा भी इनके मन में थी। ठीक है, आया समझ में? देख लीजिए, मैंने इसलिए लिख दिया ताकि एक बार वो हो जाए, आपको रिकॉल हो जाए कि भाई पहले ब्रिटिश तो ऑलरेडी चल ही रहे थे सीन में, फिर पोर्तुगीज, फिर डच आ गए, देन उसके बाद फ्रेंच आ गए। और क्या चाहती, क्या इच्छा थी भाई? कॉटन सिल्क हो, स्पाइसेस हो, और उनकी अच्छी खासी डिमांड थी, इसीलिए ये सब हो रहा था। आगे बढ़े, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, परेशानी तो नहीं? चलो, competition among the European companies inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased and this reduced the profit that could be earned. अब क्या था? कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था।
कंपटीशन जब बढ़ता है तो बड़ी दिक्कत होती है, बहुत सोच समझ के अपने प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है। एक तो ऊपर से कंपटीशन क्या, सेम, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट से। तो कंपटीशन अमंग्स द यूरोपियन कंपनीज, जो भाई यूरोपियन कंपनीज थी उनके बीच में बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भाई गला काट कंपटीशन हो रहा था। तो इनएविटेबली पुश्ड अप द प्राइस एट विच दीज गुड्स कुड बी परचेज। अब क्या था, कंपटीशन इतना था कि प्राइस बढ़ता जा रहा था। मतलब अगर भाई तूने बढ़ा है तो मैं भी बड़ी प्राइस करके दूंगा, मुझे तो उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, मैं भी बड़ी ज्यादा प्राइस करके दूंगा। तो प्राइस के कारण क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्न। इसके कारण क्या था भाई, जो प्रॉफिट अर्न कर सकते थे वो रिड्यूस होता जा रहा था। आया समझ में? क्यों भाई, कंपटीशन बढ़ रहा था, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कम हो रही थी। क्यों? क्योंकि जनता है, जनता इसका खरीदे माल या उसका गुड्स खरीदे, क्या पता। तो क्या हो रहा था भाई, इनके बीच में, किन के बीच में, ये यूरोपियन कंट्रीज की बात हो रही है, उन्हीं के बीच में आपस में बहुत भयंकर गलाकाट कंपटीशन हो रहा था, प्राइसेस बढ़ रही थी और क्या हो रहा था, इसके कारण जो प्रॉफिट है, वो जो प्रॉफिट अर्निंग है वो कम हो रही थी। The only way the trading companies could flourish way by eliminating rival competition। अब क्या हो सकता था भाई, एक ही तरीका था, कुछ एक ही तरीके थे। क्या तरीके थे कि भाई जो ट्रेडिंग कंपनीज है फ्लोरिश जब हो सकती है जब अपनी राइवल कॉम्पिटिटर्स को, जो भाई उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो जिन्हें वो हराना चाह रहे हैं, उनको क्या करें, एलिमिनेट करें। हम बोलते हैं ना, जैसे आप सीरियल कुछ भी आप क्या देखते हो, जैसे हम कह सकते हैं रियलिटी शोज होते हैं, है ना, कंपटीशन वाले, सिंगिंग वाले, कुछ भी, तो हम बोलते हैं ना एलिमिनेट हो गए हैं आप एलिमिनेट हो गए। 5 पार्टिसिपेंट में से 2 पार्टिसिपेंट एलिमिनेट हो गए, मतलब हट गए, तो बचे 3, कंपटीशन 2 लोगों से अब कम हो गया। तो ऐसे ही क्या चाह रहे थे, अगर ये ट्रेडिंग कंपनी अपना सिक्का जमाना चाह रही थी, फ्लोरिश करना चाह रही थी कि भाई हमारा जो है राजपाट फैले, हमारी ट्रेडिंग फैले बेसिकली, तो चाह रहे थे जो राइवल कॉम्पिटिटर्स है, राइवल मतलब जो इनके दुश्मन है ऑपोजिशन में, बेसिकली वो कॉम्पिटिटर्स को खत्म करें। क्यों? क्योंकि अदर यूरोपियन कंट्रीज भी रोल पे थी। कौन कौन थी भाई, डच भी आ गए थे, फ्रेंच भी आ गए थे, पोर्तुगीज भी आ गए थे। The urge to secure markets therefore led to fierce battle between the trading companies। अब बहुत ज्यादा खतरनाक फियर्स बैटल्स, मतलब बहुत ही खतरनाक, स्ट्रिक्ट, बहुत ही सीरियस बैटल इनके बीच में आपस में चलती थी। प्लानिंग, प्लॉटिंग की, यार कैसे क्या करें कि भाई इनको हटाएं, क्योंकि ये चाह रहे थे कि भाई जो सामान है, स्पेशली जो चीज़ है, जो प्रोडक्ट भाई वहाँ की यूरोपियन कंट्रीज की जनता को पसंद आ रहा है, सारे हमारी कंपनी के लोग यही चाह रहे हैं। इंग्लैंड ने क्या किया था भाई, अपना तो कंट्री के सेम जो लोग थे उनसे तो कंपटीशन खत्म करवा दिया, बट बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनको नहीं रोक सकते थे ना, तो भयंकर तरीके से गलाकाट कंपटीशन चल रहा था। आया समझ में? अब कंपटीशन को रोकने का क्या सवाल बनता है, कैसे बनेगा भाई? ऐसे ही होगा ना कि आप अपने क्या करें, जो कॉम्पिटिटर है, राइवल है, दुश्मन है, उनको एलिमिनेट करें भाई, सीन से हटाएं। आया समझ में? चलिए, और ये बताइए आपने लाइक करा कि नहीं करा, लाइक करा कि नहीं करा, पहले तो ये बताओ। आप लोग लाइक करना भाई भूल जाते हो। Through the 17th and 18th centuries, they regularly sank each other's ship, blockaded routes and prevented rival ships from moving with supplies of goods। अब क्या होता था कि 17 और 8 सेंचुरी में भाई क्या चीज़ें सीन में आती थी, ये देखने को बहुत मिलता था कि भाई एक दूसरे की क्या कर रहे, नाव वगैरह डुबो रहे, एक दूसरे की नाव डुबो रहे। जैसे कि मैंने पहले बताया था ना कि कैसे कंपटीशन हो रहा, तो क्या क्या करते थे, जो मैंने अभी कुछ 2 स्लाइड पहले यहाँ पे बताया था ना आपको कि क्या हो रहा था। देखो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था ना कि किस तरीके से हो रहा था भाई, एक्सप्लोर कर रहे थे डच, जो एक्सप्लोर कर रहे थे, ट्रेड कैसे करें इंडियन ओशन में, नहीं यहाँ पे नहीं था, ये था, यहाँ पे होगा कि अफ्रीका, यहाँ पे हमने देखा था ना वो कैसे यहाँ पे क्रॉस कर रहे थे। ये देखिए, सबसे पहले मैप में देखा था, ये वाले जो मैप में, कि कैसे हमें पॉसिबल जो है रूट मिले। तो रूट कहाँ कहाँ से मिल रहा था इन्हें, यहाँ पे मिल रहा था, इंडियन ओशन के थ्रू मिल रहा था, ठीक है। कैसे कैसे जा रहे थे यहाँ पे अपना पूरा घूमते हुए, यहाँ से हमने पूरा एरिया, पूरा अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से होते हुए, ये देखो मैंने बताया था ना, ये रहा साउथ अफ्रीका, यहाँ से ऐसे जा रहे हैं ब्रिटिश आइलैंड, ये हैं ब्रिटिशर्स, यहाँ से आ रहे हैं। अब आइलैंड से आ रहे हैं, कहाँ से होते जा रहे हैं, ये आपको दिख रहा है अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप, मतलब यहाँ से इस जगह से, जगह है, ठीक है, इस जगह से होते हुए यहाँ पे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे पूरा जाते हैं, फिर वापस आ रहे हैं। तो पूरा ये जो एरिया में पूरा घेरते हुए जा रहे हैं। तो क्या हो रहा था, और भी चीज़ें यहाँ पे ओशन में, और भी लोग सी रूट पता करके आ रहे थे। जैसे हमने देखा भाई वास्को डी गामा ढूंढ के बैठे ही थे कि सी रूट है, डच और जुगाड़ में लगे हुए थे कि कैसे हम ट्रेडिंग कर सके। तो ये जो एरिया है, ये जो जगह है, यहाँ से सब इनका आना जाना चलता था। ये हमने यहाँ पे देखा था कि भाई बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल डाउन, कैसे पहली जो शिप आई उसके बाद कोस्ट ऑफ अफ्रीका में, उसके बाद केप ऑफ गुड होप से निकलते हुए इंडियन ओशन पे पहुंची। फिर पुर्तगीज क्या हुए, उन्होंने स्टैब्लिश करा अपनी प्रेजेंस कहाँ, वेस्टर्न जो है गोवा, मतलब गोवा में अपना स्टैब्लिश करा प्रेजेंस, ठीक है। ये वाला पैरा जो था वो इसी से रिलेट करता है कि कैसे कैसे यहाँ से कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। आगे बढ़े, चलो, ओके।
ठीक है, तो वो क्या था जो मैं मैप के थ्रू आपको समझाना भूल गई थी, अभी मुझे याद है कि वो जो चीज़ें थी कि कैसे यहाँ से आ रहे हैं, फिर साउथ अफ्रीका की जगह से ऐसे घूमते पूरा जा रहे हैं, फिर ऑलरेडी फिर वापस ऐसे पूरा राउंड एंड राउंड घूम के भाई इंडिया पहुँच रहे हैं, इस्टेब्लिश कर रहे हैं। देन पुर्तगीज ऑलरेडी अपना सिक्का जमा के बैठे हुए थे गोवा में, ये हमने देखा। अब क्या मैंने वहाँ ये भी बताया था आपको कि ये जो सब चलता था, यहाँ पे एक दूसरे की नाव डुबो रहे हैं, लूटपाट मचा रहे हैं, ये सब चलता रहता। तो कैसे होता था कि पूरे एरिया में इंडियन ओशन, वहाँ पैसिफिक ओशन, उसके थ्रू The 17th and 18th centuries they regularly sank each other's ship, एक दूसरे की नाव डुबो रहे हैं, है ना, क्यों भाई, कंपटीशन है। देन एक दूसरे का जगह रूट को ब्लॉक कर रहे हैं, आगे ना बढ़ पाए, कंपटीशन है, जलन। एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज ऑफ गुड, भाई उनके गुड के साथ वो मूव ना कर पाए, तो ऐसा भी प्रिवेंट कर रहे थे। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। अब क्या था कि जहां पे इनको लगता था कि भाई हमारा सामान जहाँ उतरेगा तो लोग नजर गड़ा के ऑलरेडी अदर कंपनीज बैठी हैं, अब हमें तो भाई प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट तो ले जाना है, उठाना है, तो क्या करते थे अपने एरिया में फोर्टिफिकेशन, मतलब बड़े अच्छे से बिल्कुल ऐसा लगा के रखते थे, किलाबंदी जैसे बोलते थे, बिल्कुल अपने एरिया को कवर करके रखते थे बहुत अच्छे से कि कोई कुछ लूटपाट ना मच जाए। तो ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स ऑन ट्रेडिंग पोस्ट, भाई जो ट्रेड था वही जाता था ट्रेडिंग पोस्ट पर, और वो प्रॉपर प्रोटेक्टेड रहता था फोर्टिफिकेशन से, मतलब किलाबंदी टाइप का इस टाइप का करके रखते थे कि वहां पे हमारी जो चीजें रहेंगी उसको संभाल के रखो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो अदर कंपनी, उनकी नजर भाई खतरनाक तरीके से बनी हुई है। कॉम्पिटिशन था ना, और कॉम्पिटिशन तो था ही, साथ में पसंद सबकी एक ही पसंद कि हमें क्या चाहिए, सिल्क और कॉटन चाहिए इंडिया का, हमें क्या चाहिए, इंडिया के मसाले चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई यूरोपियन कंट्रीज को हमारा ये सब पसंद आ ही रहता, आया समझ में। तो कंपटीशन के कारण भाई ये सब करना ही पड़ता है, राइवल्स को हटाना है, किसी की नाव डुबो रहे हैं, किसी का रास्ता रोक रहे हैं, लूटपाट मचा रहे हैं, और डर डर से क्या होने लगे, इस डर से वो लोग अपने एरिया को कवर करने लगे। आया समझ में। This effort to fortify settlements and carry on profitable trade also led to intense conflict with local rulers. अब क्या था कि जैसे ये लोग आए थे तो अपना जो रूलर है, अपना रूल है, जैसे इंडिया में ये लोग क्या करते थे, जहाँ इनका जो वेयर हाउस जैसे जो भी चीज़ें रहती थी, जहाँ पे इनका गुड्स है, तो बड़े अच्छे से बिल्कुल संभाल के रखते, कोई अटैक ना हो जाए, चोरी ना हो जाए डर के। अब क्या होता था, जब ये फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, अपना एरिया बढ़ा रहे हैं कि भाई हमें क्या करना है, कवर करना है, तो लोकल रूलर का क्या, ये तो तुम आपस की बात कर रहे हो, बट इंडियंस तो हैं वहाँ पे, इंडियन रूलर भी तो है, नवाब हैं, जो भी है रूलर हैं, जो भी राजा महाराजा वहाँ पे रूल करें, तो उनको तो दिक्कत होगी ना कि आप क्या कर रहे हो, आप हमारे एरिया में फैलाते जा रहे हो, फोर्टिफिकेशन कर रहे हो, भाई सारा कवर कर रहे हो, तो एरिया हमारा है। तो लोकल रूलर से भी थोड़ा भाई अनबन धीरे धीरे शुरू होने लग गई, खुद को बचाने के चक्कर में दूसरे कॉम्पिटिटर से, भाई कि हमारा ये चोरी चकारी ना हो जाए, कुछ बर्बाद ना हो जाए, तो क्या करने लगे थे, अपने एफर्ट किस में डालने लगे थे, अपने सेटलमेंट को भाई फोर्टिफाई करने लग गए थे, और भाई आगे बढ़ने लग गए थे, प्रॉफिटेबल ट्रेड उनका होने लग गया था। इसके कारण भाई इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, ताकि उनका जो ट्रेड है अच्छे से हो सके, कोई दिक्कत ना हो, एरिया बढ़ा रहे हैं, मतलब जो है ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर रहे हैं। कवर क्यों कर रहे हैं? ताकि भाई कवर एज इन मतलब बचाने के लिए कि कोई अटैक या ऐसा कुछ चोरी चकारी इस टाइप को कुछ ना हो पाए, क्योंकि उनको पता ना हमारे जो दुश्मन है, राइवल्स बैठे हैं हमें एलिमिनेट करने के लिए। तो लोकल रूलर से एक इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एक बहुत ही सीरियस कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने लग गया था। The company therefore found it difficult to separate trade from politics. अब क्या था, कंपनी समझ गई थी कि अरे यार आपस में तो ठीक है, बट अगर ये जो यहाँ के राजा लोग इतने नाटक कर रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं, भाई चिढ़ रहे हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा, बात आ गई भाई पॉलिटिक्स के बिना काम नहीं चलेगा, कुछ तो हमें राजनीतिक चीजें करनी पड़ेगी, अब भाई दिमाग से भी खेलना यहाँ पे पड़ेगा। तो द कंपनी therefore found it difficult to separate trade from politics. Let us see how this happened. ये हम देखेंगे कैसा हुआ, मतलब अब धीरे धीरे चालाकियां, क्योंकि उनको क्या करना है, अपना एरिया, वो तो आए थे कि भाई हमें सेटअप करा है, हमारा ऑफिस वेयर हाउस जो भी है यहाँ पे छोटा सा, बट धीरे धीरे वो बढ़ा रहे हैं, अपना एरिया बढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली दूसरे रूलर चिढ़ेंगे ही ना, कि मैं बोलूंगी कि मैंने, आप बोलोगे मैम हमें आना है आपके एरिया में, बस छोटा सा एक पार्क में, आप छोटी जगह में खेलने दीजिए। अब धीरे धीरे आप पूरा मेरा पार्क गंदा कर दिया है ना आपने, भाई या समोसे का कचड़ा फेंक दिया आपने, जो है जूस की बोतल फेंक दी, ऐसा करके तो मैं चिढ़ूंगी नहीं कि मैंने आपको किस चीज़ के लिए दी थी और आप तो पूरे ही गंदा कर रहे हो, पूरी जगह खेल रहे हो, घास खराब कर रहे हो, पेड़ खराब कर रहे हो, तो चिढ़ तो होगी। तो ऐसे ही क्या करा, अब इन्होंने सोचा कि कैसे इस चीज़ के बारे में सोचा जाए, सीरियस हुआ जाए कि कैसे कैसे काम करना है। आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन्स ट्रेड इन बंगाल। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ट्रेड कहाँ स्टार्ट करा, भाई बंगाल में स्टार्ट करा। इससे पहले हमने क्या समझा, पहले उसको एक बार रिकॉल करें क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी। हमने क्या डिस्कस करी कि सबसे पहले जो है भाई इंग्लैंड, जो इंग्लिश कंपनीज हैं, उन्होंने क्या करा, उसमें से ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें। किसकी बात करें, अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, यहाँ पे हम देखते हैं, मैं सिर्फ यहाँ ऐसा लिख रही हूँ, है ना, समझ जाना, कंपनी है क्या लिया, टुक परमिशन
फ्रॉम द क्वीन। भाई क्वीन से उन्होंने क्या करा, परमिशन ली। याद आ रहा है परमिशन का नाम क्या था भाई, चार्टर। इस टाइप का ऐसा कुछ वर्ड था, चार्टर, ऐसा करा कुछ लिया। उसके बाद क्या करा भाई, क्या था कि भाई क्या करें, गुड्स लो प्राइस में खरीदे, क्या था देखो, मैंने शॉर्ट में ऐसा लिखा है आपको समझ में आए कि सबसे पहले क्या करा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना क्या करा, कंपटीशन खत्म करा। परमिशन ली क्वीन से, किसे चार्टर बोलते क्या, कि भाई हम क्या करें, गुड को परचेज करेंगे लो प्राइस में और बेचेंगे उन्हें हायर प्राइस में यूरोप में। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, वी डू नॉट वॉन्ट एनी अदर कॉम्पिटिशन। कंपटीशन मतलब भाई उनका यह था कि हमें और कोई दूसरा कंपटीशन नहीं चाहिए, जो अदर कंपनी है उनको क्या करो, एलिमिनेट करो। तो ऐसा हुआ था, याद आ रहा है, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। मैंने इसलिए लिखा कि उनकी इच्छा क्या थी, परमिशन क्या ली थी कि वी डू नॉट वांट एनी अदर कंपटीशन, हमें कोई दूसरा कंपटीशन नहीं चाहिए, आप ऐसी जो है परमिशन दो। परमिशन में क्या रहेगा, कंपटीशन नहीं चाहिए, साथ में हम क्या करेंगे, सामान जो खरीदेंगे अदर लैंड्स में जाएंगे, सामान खरीदेंगे सस्ते दामों में और महंगे दामों में, अपनी जो मनमानी प्राइस है उसके अकॉर्डिंग बेचेंगे यूरोप में। ठीक है, क्या करा था भाई, क्वीन ने परमिशन दे दी थी। फिर हमने क्या देखा कि भाई ऑलरेडी और भी कंपनीज इसमें नजर गड़ाए बैठी थी। क्यों, क्योंकि अदर इंग्लैंड तो एक कंट्री, अगर बात करें हम यूरोपियन कंट्रीज की, तो कौन सी कंट्रीज सीन में आ रखी थी। हमने क्या देखा था, इंग्लिश तो थी ऑलरेडी, इंग्लिश कंपनी तो थी। देन हमने देखा सेकंड पोर्तुगीज, हमने क्या थर्ड क्या देखा था, डच। देन हमने क्या देखा था, हमारा था वो कौन सी थी, मेरे को याद ही नहीं रही, मैं भूल गई कौन सी थी वो। डच के अलावा हमारी एक और थी ना, पुर्तगीज, डच और फ्रेंच। ठीक है, नहीं थी। तो ये चारों कंपनी हमारी थी कि नहीं थी, जो मैंने अभी लिखी है चार कंपनी थी। कौन सी थी हमारी भाई, इंग्लिश थी, डच थी, पोर्तुगीज थी और उसके बाद हमने क्या देखी थी, उसके बाद हमने क्या देखी थी, फ्रेंच थी। ये चारों कंपनी थी। अब क्या था, कंपटीशन कैसा था, इंटेंस। किस चीज़ के कंपटीशन था, प्रोडक्ट्स क्या थे, ये मैं लिख के इसलिए मिटा रही हूँ ताकि आप बस देख लो मैं क्या लिख रही हूँ, समझ में आ जाए। प्रोडक्ट्स क्या थे, प्रोडक्ट्स थे आपके सिल्क और कॉटन। अब बात करें, स्पाइसेस भी थी, सिल्क थे, सिल्क कॉटन था और स्पाइसेस वगैरह भी थी। स्पाइसेस में कार्डेमम, क्लोव्स, है ना, साथ में सिनेमन, ये सब हमने देखा था, पेपर वगैरह हमने देखा था। तो इन चीज़ों के लिए कंपटीशन था, बहुत ज़्यादा कंपटीशन। अब कंपटीशन में क्या था भाई, हमने ये भी देखा था कंपटीशन से पहले कि लोग आए कैसे थे, कैसे आए थे, लोग ट्रैवल करके पूरा इंग्लैंड से, यहाँ से जैसे यहाँ से इंग्लैंड से ऐसे आ रहे हैं, पूरा यहाँ पे साउथ अफ्रीका के यहाँ पे इस जगह पे ऐसे रुक रहे हैं, फिर यहाँ से ऐसे होते हुए पूरा इंडियन ओशन, हमने पूरा देखा था उनका सीन, कैसे आना जाना उनका रूट चल रहा था। देन हमने लास्ट में देखा था कि ये सब तो था, बट लास्ट में ऑलरेडी जो इंडिया के जो वेस्ट साइड में, वेस्टर्न कोस्ट में, यहाँ पे इस वेस्ट साइड में क्या गोवा जो बोल रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी जो पोर्तुगीज है अपना सिक्का जमा के बैठे थे, उनका एरिया बन चुका था, मतलब वो ऑलरेडी सेटल वहाँ पे धीरे धीरे हो चुके थे, अपना सेटअप जमा के बैठे थे, सामान वगैरह खरीदना बेचना करते थे। इसी कारण क्या हुआ, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ा आपस में और राइवलरी बढ़ी। ठीक है, अब क्या हुआ, अपने एरिया को बचाना, है ना, अपना जो एरिया, कंपनी का एरिया बचाना। कैसे, पहले तो क्या करते थे भाई, एक दूसरे की नाव डुबो रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं, गुड्स वगैरह लुटवा रहे थे, इस सब के कारण डर बैठ गया था, तो अपना एरिया बढ़ाने लग गए थे। अब जब आप दूसरी कंट्री में हो, परमिशन लेके ट्रेडिंग कर रहे हो, फिर अपना एरिया बढ़ा रहे हो, तो दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत क्या होगी, जो लोकल रूलर हैं, जो लोकल राजा है, उनको परेशानी होने लगी। उनको क्या परेशानी होने लग गई, वो अभी हम समझेंगे, देखेंगे। ऑब्वियसली होगी ना, मैंने बताया आपको, एग्जांपल दिया कि जैसे आप मेरे पार्क में आए हो खेलने कूदने के
के लिए बढ़िया, और आप क्या कर रहे हो, गंदगी फैला रहे हो उल्टा। तो मैं बोलूंगी ना कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ उतना एरिया दिया था, तुम पूरा पार्क क्यों गंदा कर रहे हो, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, धीरे धीरे तुमने पूरा पार्क गंदा कर दिया, तो मैं नाराज तो होंगी। अब जो इंग्लिश कंपनीज, ये कंपनीज है, उनको क्या लगा कि हमें चीज़ों को पॉलिटिक्स में लाना चाहिए, मतलब अब हमें राजनीतिक तरीके से कैसे कैसे अपना जो सेटअप करना है थोड़ा सा कंपनी का, तो ये हमें देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई जो लोकल राजा हैं वो थोड़ा सा अपोजिशन, मतलब अपोज कर रहे हैं, है ना, गुस्सा दिखा रहे, नाराजगी दिखा रहे। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, कैसे हुई चीजें, हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना ट्रेड स्टार्ट करा, कहाँ पे, बंगाल में। जो मैंने आपको रिवाइज कराया उतना आपको आया समझ में, आया समझ में कि नहीं आया? चलो, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। जो पहली इंग्लिश कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली इंग्लिश कंपनी कब सेटअप हुई थी? पहली इंग्लिश कंपनी सेटअप हुई थी भाई, जो कौन सी रिवर, रिवर हुगली के किनारों पे, बैंक में, मतलब रिवर हुगली थी उसके किनारों पे भाई अपनी फैक्ट्री सेटअप की थी। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप हुई थी 1651 में। इंग्लिश, हम क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो हम इंग्लिश में यानी ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली इंग्लिश कंपनी कब सेटअप हुई थी? 1651 में सेटअप हुई थी, रिवर हुगली जो उसके किनारे पे। This was the base from which the company's traders, known at that times as factors, operated. उस टाइम पे क्या था, जो कंपनी के ट्रेडर्स थे यहाँ से ऑपरेट करते थे, उनका बेस, हम बोलते ना हमारा ऑफिस यहाँ है या वेयर हाउस है, जो भी, तो बेस इस जिस जगह पे जहाँ से शुरुआत है, तो दिस वाज ये उनका बेस था। फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स, जिन्हें क्या बोलते थे, नोन एज फैक्टर्स ऑपरेटेड, मतलब यहाँ से कंपनी ऑपरेट की जाती थी। जो भी काम करना है, सामान कैसे खरीदना है, क्या कितने दाम में खरीदना है, जो भी रूल्स एंड जो भी इनके सेटअप पॉलिसीज चलती होगी, तो यहाँ से ऑपरेट की जाती थी। The factory had a warehouse where goods for export were stored and it had offices where company officials said. अब क्या था, ये जो फैक्ट्री है इसमें वेयरहाउस भी था। वेयरहाउस हमें पता है क्या होता है, वेयरहाउस किसी को पता है क्या होता है, पहले ही बताओ, पता ही होगा, बताओ फटाफट से, वेयरहाउस क्या होता है, चलो जल्दी जल्दी बता दो। वेयरहाउस हम बोलते हैं गोदाम, जहाँ पे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे गुड्स जो है हम जमा करके बहुत सारे रखते हैं, तो फिर वहाँ से सामान धीरे धीरे हम बेचते हैं। तो बड़ा सा ऐसा रूम होता है या घर जैसा होता है, वहाँ पे सारा जो प्रोडक्ट्स है, जो गुड्स है, वहाँ रखे रहते हैं, ठीक है। तो द फैक्ट्री हैड अ वेयरहाउस, फैक्ट्री में वेयरहाउस भी था। वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड, जैसे मैंने कहा ना, जब गुड्स उनको पता है एक्सपोर्ट करना है, यहाँ सस्ते दामों में खरीद के रख रहे हैं, वेयरहाउस में जमा कर रहे हैं, और कैसे हम एक्सपोर्ट करेंगे, कब एक्सपोर्ट करेंगे, तो रखते थे। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट करना रहता था। एंड इट हैड ऑफिसेज वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट, और इनके क्या थे, ऑफिस थे जहाँ पे कंपनी ऑफिशियल्स भाई रहते थे। आया समझ में, सेट हो रखे थे, जहाँ पे थे वो बैठते थे बेसिकली, तो वहाँ पे इनके ऑफिसेज सेट हो रखे थे। तो बेस कहाँ है, जो पहली कंपनी सेटअप हुई रिवर हुगली के किनारों पे, बैंक में, 1651 में, पहली इंग्लिश फैक्ट्री, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, जो कंपनी का बेस है वो यहीं से था, जहाँ पे जिनको हम बोलते थे, जो ऑपरेट करते थे, यहाँ से ऑपरेट हुई जाती थी, और उन ट्रेडर्स को हम फैक्टर्स बोलते थे। ये जो फैक्ट्री है, इनको, इन फैक्ट्री के वेयरहाउस होते थे, ये जो फैक्ट्री है इनके वेयरहाउस बोलते थे। दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेडर्स नोन एज दैट टाइम एज फैक्टर्स। चलो ठीक है, फैक्टर क्या, मतलब जो फैक्ट्रीज थी वो क्या थी, उनमें वेयरहाउस थे, वेयरहाउस में सामान रखा जाता था। सामान जरूरी ही ना रखना, अब भाई ऐसा तो है नहीं कि खरीदा इंडियन से और तुरंत बेचते, रखते थे संभाल के, फिर धीरे धीरे एक्सपोर्ट करते जाते थे, और यहाँ पे जाए इनके ऑफिसर्स है, वहाँ बैठ के ऑपरेट करते थे, पूरा इनका काम चलता था। आया समझ में? आगे बढ़े, हम क्या पढ़ रहे, बंगाल में जो पहले कैसे कंपनी ने अपना सब चीजें स्टार्ट करी। पहला हमने देखा 1651 में रिवर हुगली के बैंक या किनारों पे शुरुआत हुई। चलो, As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. अब जब ट्रेड बढ़ने लग गया तो कंपनी ने क्या करा भाई, जो उनके ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, जो काम कर रहे थे, उनको बोला भाई कंपनी के जो फैक्ट्री के आसपास धीरे धीरे सेटल होने लग जाओ। क्या है, क्योंकि भाई ट्रेड बढ़ रहा है, सब चीज़ ऑपरेट करनी है, काम करना है, उस चीज़ों को लेके और बढ़ाना है, हर किसी का लालच बढ़ता है, और ज़्यादा एक्सपांड करना है, तो आप क्या करिए, आप यहाँ पे आसपास आके सेटल हो जाइए। By 1696 it began building a fort around the settlement. अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो सेटलमेंट है, चलो वो तो अपना एरिया ले रखा था कि भाई हम यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे, उन्होंने क्या करा, एक किला जैसा बनाने लग गए, मतलब एरिया और घेरने लग गए, अपनी पावर और दिखाने लग गए। तो दे स्टार्टेड बिल्डिंग, इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट, जो सेटलमेंट है उसके आसपास फोर्ट बनाने लग गए, किला बनाने लग गए। 2 years later, it bribed Mughal officials into giving the company जमींदारी rights over 3 villages. अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने भाई मुगल जो है ऑफिशियल को रिश्वत दे दी। 2 साल बाद उन्होंने क्या बोला भाई,
आप हमें क्या कर दो, कंपनी जिम्मेदारी दे दो 3 विलेजेस की, मतलब हम क्या 3 विलेजेस का हम आपको रिश्वत दे रहे हैं, 3 विलेजेस का हमें जिम्मेदारी सी दे दो, हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, चीज़ों को संभालेंगे। एरिया अपना धीरे धीरे खरीद, मतलब एरिया अपना बना रहे थे, क्या करा भाई, रिश्वत दी, है ना, एक होता है नजराना जैसा, बोल लीजिए नजराना जैसा दे दिया कि भाई देखिए हम आपको पेश कर रहे हैं, क्योंकि पहले मुगल वो चलता था भाई, नाम चलता था, मैंने बोला ब्रांड, स्टार्टिंग में बोला था एक ब्रांड है, तो भाई आप ब्रांड है, आप तो हेड है, लीडर हैं, लोग आपको मानते हैं, तो आप क्या करिए भाई, हम आपको ये नजराना पेश कर रहे हैं, आप क्या करिए, हमें 3 विलेजेस की जमींदारी दे दीजिए। कौन कह रहे हैं भाई, इंग्लिश कंपनी। क्या करा इन्होंने, जो रिवर हुगली के किनारों पे अपना कंपनी सेटअप की, धीरे धीरे क्या करने लग गए, सेटलमेंट के आसपास भाई फोर्ट बनाने लग गए, भाई बनाने लग गए, ठीक है, क्यों, क्योंकि ट्रेड उनका एक्सपैंड हो रहा था ना, बढ़ रहा था, तो क्या चाह रहे थे कि भाई उन्होंने मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को सेटल रहे, मतलब जो है फैक्ट्री के आसपास अब सेटल हो जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेड बढ़ रहा है। आया समझ में। क्या करा फिर उन्होंने, जो मुगल बादशाह हैं जो उस वक्त होंगे, उनसे परमिशन, या उनको बेसिकली नजराना दिया ताकि परमिशन मिले और जो 3 विलेजेस की जिम्मेदारी उन्हें मिल जाए। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। One of these was Calcutta, which later grew into the city of Calcutta और कोलकाता as it is known today। पहला जो इन्होंने एरिया घेरा था, जो उनमें से एक था, कौन सा था, कालीकता, जिसका नाम था कालीकता, which later grew, जिसको बाद में नाम आया कैलकाटा, और फिर आज जिसको हम कोलकाता बोलते हैं उसकी बात हो रही। It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a फरमान granting the company, एक मिनट, हाँ ठीक है, It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a फरमान granting the company the right to trade duty free। फरमान क्या होगा, फरमान, हाँ यहाँ लिखा है। सबसे पहले हमने क्या देखा भाई, क्या कौन कहाँ शुरू हुई, कैलीकटा में हुई, ठीक है, और क्या हुआ, सिटी कौन सी थी, कलकत्ता, जिसे आज हम कोलकाता बोलते हैं, वो अपने एरिया मतलब अपने अंडर लेने लग गया। इट ऑल्सो परसुएडेड द मुगल एम्परर औरंगजेब, जो भाई मुगल एम्परर थे औरंगजेब, उनको भी उन्होंने क्या बोला कि भाई आप एक फरमान जारी करिए जिसमें कंपनी को ये कहिए कि भाई आप ड्यूटी फ्री, मतलब आप बिल्कुल फ्रीली ट्रेड करिए, आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये जिद कर रहे हैं, एक तरीके से बोल रहे हैं कि आप एक फरमान जारी करिए कि हम क्या करें, ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सके, हमें आपको कुछ पे ना करना पड़े। अब आप बताइए कि आप बोलोगे कोमल मैम, आपका जो घर है या आपका एरिया है, जो एरिया आपने ले रखा है, वहाँ पे हमें क्या है, दुकान चलानी है, तो ठीक है, तो मैं बोलूँगी ठीक है, आपका जो दुकान की अर्निंग होगी उसमें से 10 to 20% आप मुझे पे करिएगा, भाई मेरे को भी हिस्सा चाहिए प्रॉफिट का। तो ऐसे ही करके ये क्या चाह रहे थे कि अब हम हिस्सा ना दें, हम ड्यूटी फ्री ट्रेड करें, हम कुछ पे ना करें, ऐसा फरमान जारी करिए, ऐसा औरंगजेब से ये लोग कह रहे थे। कौन कह रहे थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश कंपनी जो सेटअप थी। The company tried continuously to press for more concessions and manipulate existing privileges। अब क्या हो रहा है, पूरे तरह से, पहले फरमान का मतलब देख लेते हैं फिर आगे समझेंगे। फरमान क्या है, एक रॉयल एडिक्ट और रॉयल ऑर्डर, मतलब आप एक रॉयल ऑर्डर पास करिए, क्यों भाई शाही लोग हैं तो शाही ऑर्डर, फरमान बोलते हैं जिसे उर्दू में, जो भी वर्ड रहता है, पर्शियन उर्दू मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बट फरमान जो वर्ड है उसका मतलब ये होता है रॉयल ऑर्डर। फरमान जारी करिए। कंपनी ने क्या करा भाई, कंटिन्यूसली, उनका ध्यान इसी चीजों में था, उनने कंटिन्यूसली भाई प्रेस करा, कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। मतलब जो ऑलरेडी उनकी मनमानी जो प्रिविलेजेस, जो चीज़ें वो कर रहे थे, जो उनको आज़ादी टाइप की, जो एक छूट टाइप की मिली हुई थी, उसका फायदे पे फायदा, मतलब बेसिकली इसमें कह रहे हैं थोड़ा सा उठा रहे थे। और लालच क्या बढ़ रहा था उनका कि आप हमें ड्यूटी फ्री, कैसे ड्यूटी फ्री, मतलब हमें आपको कुछ पे ना करना पड़े, ऐसे आप हमें फरमान, हमारे लिए ऑर्डर जारी कीजिए। आया समझ में, आगे बढ़े, चल। Aurangzeb's फरमान, for instance, had granted only the company the right to trade duty free, but officials of the company who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि इन्होंने अपनी बात तो मनवा ली। क्या बात मनवाई कि ठीक है भाई आप पे मत करिए, आप ट्रेड कर रहे हैं ड्यूटी फ्री, आप ट्रेड करिए। क्या बोला भाई औरंगजेब के फरमान ने, औरंगजेब का फरमान जो आया, उन्होंने ग्रांट करा कि भाई कंपनी क्या कर सकती है, सिर्फ कंपनी को ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का पूरा अधिकार है, सिर्फ कंपनी को। कंपनी में अगर कोई भी काम कर रहा है, जैसे मैंने बोला कि मेरा जो हेड है, जो मेरे को पता चला कि मेरी कंपनी अब ड्यूटी फ्री ट्रेड करेगी, बट उन्होंने ये बोला औरंगजेब ने कि कंपनी के जो एम्प्लॉय है, ऑफिशियल्स है, अगर मैं फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूँगी, अगर मुझे प्राइवेट कुछ अपना क्या करना है, मुझे अपनी प्राइवेट जो है कंपनी कुछ चलानी है, मुझे कुछ प्राइवेट ट्रेड कैरी करना है, तो मुझे भाई ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। मतलब अगर मैं उस कंपनी की एम्प्लॉय हूँ, कंपनी का पार्ट हूँ बेसिकली, तो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि अगर कंपनी ड्यूटी फ्री है तो जो ऑफिशियल से जो अपना प्राइवेट ट्रेड करना चाह रहे हैं वो भी फ्री रहेंगे, नहीं, वो उनका प्राइवेट है ना, आपको पे करना पड़ेगा।
वो बात और है कि कंपनी को अगर देखा जाए ओवरऑल नहीं करना, बट आप अगर सिंगल सोलो आपको लेके चले, प्राइवेटली आप कुछ कर रहे हो ट्रेड, तो आपको तो पे करना पड़ेगा, ऐसा औरंगजेब ने कहा। तो क्या हुआ कि भाई उन्होंने कंपनी को तो भाई राइट दे दिया कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी, जो ऑफिशियल्स हैं जो काम करते हैं कंपनी में, कंपनी के लिए काम करते हैं, जो भाई प्राइवेट ट्रेड चला रहे हैं, अपना खुद का एक प्राइवेट चला रहे हैं ट्रेड साइड में, तो उन्हें भाई ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, उन्हें तो पे करनी पड़ेगी, उन्हें कोई आजादी नहीं है। This they refused to pay, causing an enormous loss of revenue for Bengal. अब क्या हुआ भाई, उन्होंने क्या करा भाई, मना कर दिया, पे करने से मना कर दी, तो इसके कारण क्या हो रहा था भाई, बंगाल का एक तरीके से नुकसान हो रहा था। अब जब आप कंपनी सेटअप करके बैठे हो, एरिया घेर के बैठे हो, उस एरिया को हम यूज कर सकते हैं किसी भी काम के लिए, राजा महाराजा लोग, बट आपने तो अपना सिक्का जमा लिया, ऊपर से आप पे भी नहीं कर रहे हो, तो नुकसान हो रहा था। एक जो रेवेन्यू अर्न होता है ना, रेवेन्यू कैसे अर्न होता है, जैसे मैं हूँ लैंड की ओनर हूँ, मैंने अपना लैंड क्या कर रखा है, सबको दे रखा है, किसी किसान को दे रखा है, किसी को कुछ दे रखा है, किसी को ट्रेडिंग के लिए दे रखा है, तो मैं उनसे रेवेन्यू लेती हूँ ना कि भाई उसके बदले आप पे करिए। अब मुझे मेरी एक तो एरिया यूज कर रहे हो, ऊपर से पे भी नहीं कर रहे हो, तो मेरा तो नुकसान हो रहा है। तो ऐसे ही क्या हो रहा था, जो बंगाल का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट। अब जो बंगाल के उस टाइम पे नवाब थे, कौन थे बंगाल के नवाब, मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान जो बंगाल के नवाब थे, वो भाई प्रोटेस्ट कैसे नहीं करते, वो तो बंगाल के नवाब है, वहां पे उनको अर्निंग ही नहीं हो रही भाई, रेवेन्यू ही नहीं क्रिएट हो रहा, जनरेट हो पा रहा, उनके पास आ पा रहा, तो क्यों खुश होंगे, नाराज नहीं होंगे क्या, नाराजगी नहीं जताएंगे, जताएंगे ना। अब क्या हो रहा था, दिक्कत है। अब आप समझिए धीरे धीरे, अभी जो ट्रेडिंग की बात चल रही थी, यहां से आपको समझ में आया एक दो स्लाइड से कि हाँ, अब धीरे धीरे कंपनी चालाकी पे उतर रही थी। अभी तक तो चालाकी कर रहे थे कि अपने आपस में चालाकी चल रही थी, जो उनका यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, धीरे धीरे अभी इंडिया में भी चालाकी करने लगे थे। चालाकी कैसी, एरिया घेर रहे हैं, और एरिया अगर अपने अंडर ले रहे हैं, तो भाई क्या कह रहे हैं कि हम ड्यूटी पे नहीं करेंगे, आप ऐसा फरमान जारी करिए, हम क्या, हमें 3 विलेज की जिम्मेदारी दे दीजिए, हम आपको ये जो नजराना पेश कर रहे हैं, ठीक है भाई, उनने कर दिया। उसके बाद और क्या डिमांड कर रहे हैं कि हम ड्यूटी फ्री ट्रेड करें, चलो वो भी दे दिया। उसके बाद कहा है कि जो अदर जो है प्राइवेटली जो अपना चला रहे हैं ट्रेड, उनको पर पे करना पड़ेगा, बट कोई पे ही नहीं कर रहा है, रिफ्यूज कर रहे हैं। तो बंगाल को इसके कारण क्या हुआ, नुकसान झेलना पड़ रहा था। हम बंगाल की क्यों बात करें, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे बंगाल का पढ़ रहे हैं ना, ट्रेड कैसे बंगाल में स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो भाई इसके कारण बंगाल को नुकसान होने लग गया। अब बंगाल के नवाब उस टाइम पे जो थे मुर्शिद कुली खान, तो उन्होंने वो प्रोटेस्ट कैसे ना करे, आप खुद ही सोचिए, इसीलिए वो प्रोटेस्ट तो करेंगे। ये देखिए, लोकल बोट्स ब्रिंग गुड्स फ्रॉम शिप्स इन मद्रास पेंटेड बाय विलियम सिम्पसन 1868। कैसे जो है लोकल जो बोट्स हैं, जो लोकल बोट्स हैं यहाँ की इंडिया की, वो ला रही है शिप से, मतलब गुड्स लेकर आ रही है फ्रॉम शिप्स इन मद्रास, मतलब मद्रास में शिप्स के थ्रू, बोट्स के थ्रू क्या लेकर आ रहे हैं, गुड्स भाई लेकर आ रहे हैं। देखिए इस तरीके से, ये देखिए आ रही है बोट, यहाँ से गुड्स उतर रहा है, फिर जाएगा। आया समझ में, किसने बनाया, विलियम सिम्पसन ने, 1867 की पेंटिंग है ये, देख लीजिए। ऐसे गुड्स उतरता था, क्योंकि भाई सी रूट के थ्रू ही होता था ना, तो देखिए सी के थ्रू बोट आई, बोट में गुड्स आए और ये लोग उतार रहे हैं गुड्स, है ना, माल चढ़ाना उतारना ही रहता है, तो ये सब कर रहे हैं। आया समझ में, तो हमने क्या जान रहे हैं हम। अब बात आ जाती है अगेंस्ट जाने की, कि आप क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं, आप तो पे करने से मना कर रहे हैं, तो ये गलत है, ये सहा नहीं जाएगा। अब ये बताओ, ये जो सहा जाए नहीं जाए, आप जो है लाइक आपने किया कि नहीं किया, ये तो हिस्ट्री की चीजें, जो हो गई सो हो गई, वो तो मैं पढ़ा रही हूँ, बट आप जो कर सकते हो प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी, और प्रेजेंट में ही करो, मैं तो बोल रही हूँ, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो क्या आपने लाइक करा, ये बताइए, क्या आपने लाइक करा, भूल तो नहीं गए। मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे, तो आपने उसके लिए लाइक करा कि नहीं करा, कर दिया ना, मैं उम्मीद कर सकती हूँ लाइक कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। अब जो ट्रेड है, बैटल कैसे शुरू हुई, ये तो ट्रेड करने आए थे भाई, सिंपल सोबर, भाई आप क्या करने आए थे, सामान वामान खरीदने बेचने का काम करने आए थे, तो ये लड़ाई की बात कहाँ से आएगी, बैटल कैसे आ गई, कैसे नहीं आएगी। आप क्या कर रहे हो, अपनी मर्जी का फरमान जारी करवा रहे हो, ठीक है, आपको फरमान जारी कर भी दिया, कुछ लोगों को बोला भाई जो प्राइवेटली कर रहे हैं, ओन कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो आप पे करिए, तो वो नाटक कर रहे हैं, तो भाई जो नवाब है उनका रेवेन्यू नहीं हो रहा उनके एरिया का, तो वो कैसे सहन करेंगे। तो अब हमें, पर हम पढ़ किसके बारे में रहे, ये नहीं भूलना है, हमने बंगाल के बारे में पढ़ा था, तो अब ये तो हमने पढ़ लिया कि मुर्शिद कुली खान को कैसे दिक्कत हुई। नाउ हमें जानना है कि ट्रेड कैसे बैटल में बदला, देखते हैं। Through the early 18th century, the conflict between the company and the Nawabs of Bengal intensified. अब धीरे धीरे 18th century में क्या हुआ, 18th century में धीरे धीरे
एक चिड़, एक नफरत, एक वो गुस्सा आने लग गया। धीरे 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 करके भाई आप पे नहीं कर रहे हो सकता है बात होती होगी, वो प्रॉमिस करते होंगे कर देंगे या मना करते होंगे, तो ऐसे करते करते बात बढ़ गई। और क्या हुआ, जो कंपनी सेटअप थी इंग्लिश की और जो नवाब थे बंगाल के, उनके बीच में अब बात बढ़ गई, बहुत ज्यादा मेजर इशू होने लग गया। अभी तक थोड़ा नफरत थी, चिड़ थी, समझ रहे थे हो जाएगा, बट नहीं दे रहे, नहीं पे कर रहे, नहीं करते करते पे करते करते भाई कंपनी और नवाब के बीच में भाई बात बहुत ज्यादा बढ़ गई, बढ़ेगी ऑब्वियसली। आप उनके लैंड में जबरदस्ती अगर आपको दिया है और आप खुद ही पे नहीं कर रहे हो तो गुस्सा तो आएगा। मतलब वही बात होगी ना कि आपको घर में रहने के लिए दिया है, आपने बोला हम किराया देंगे, आप किराया नहीं दे रहे हो, तो मकान मालिक को, जो लैंडलॉर्ड है, लैंड ओनर है, उसको गुस्सा नहीं आएगा? बहुत गुस्सा आएगा। तो ऐसे ही क्या हो गया, बात बढ़ती गई और जो मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया, इंटेंसिफाई हो गया। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब्स असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी। अब क्या हुआ भाई, जो कौन मरा, जब किसकी डेथ हुई, औरंगजेब की डेथ हुई, तो जो बंगाल के नवाब से धीरे धीरे अपनी पावर दिखाने लग गए थे, मतलब अपनी पावर अलग अलग, ऑटोनॉमी, अपना सिंपल सोलो अपना राजपाट चलाने लग गए थे। मैंने बोला ना, हमने वेरी स्टार्टिंग में, बहुत शुरुआत में इंट्रोडक्शन के टाइम पढ़ा था कि जब औरंगजेब की डेथ हुई थी तो वो पावरफुल रूलर लास्ट थे, उसके बाद भी मुगल एम्पायर चल रहा था, एक ब्रांड नेम था, बट वो ब्रांड में इतना दम हो ऐसा नहीं था। ब्रांड में दम कब तक था, जब औरंगजेब था, बेसिकली ये कह लीजिए। तो औरंगजेब की जब डेथ हुई तो जो बंगाल के नवाब थे वो क्या करने लगे, अपनी ऑटोनॉमी, बस अब अपने अकॉर्डिंग किंगडम चलाएंगे, अपना राजपाट चलाएंगे, बहुत हो गया किसी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलना, अब हम हमारे हिसाब से चलाएंगे, बेसिकली ऐसा। एज अदर रीजनल पावर वर डूइंग एट दैट टाइम, जो कि अदर रीजनल पावर भी कर रही थी। मतलब अगर आप हैं, आपकी जो टीचर हैं क्लास में, तो उन्होंने बोला आप मेरे हिसाब से करो, मेरे हिसाब से जो मैं देख रही हूँ वैसी होमवर्क करो, लिखो, ऐसा वैसा, जैसी टीचर चलेगी तो आप अपने मन की करने लगते हो, थोड़ा बात करिए अपनी फ्रेंड से, उठ के सीट में चले गए। तो ऐसे ही भाई जब राजा ही जो है जो भाई मुगल सल्तनत के जो, या जो मुगल डायनेस्टी के क्या थे भाई, जो मुगल सल्तनत के क्या जो भाई लीडर हैं, वही अब डेथ हो गई उनकी, वही नहीं रहे, तो अब क्या काहे का डर, अब अपनी मर्जी जो क्या करने लग गए भाई बंगाल के नवाब, जैसे कि अदर एरिया के राजा भी कर रहे थे। तो इन्होंने भी, ह्यूमन नेचर है, आज़ादी मिली तो भाई अपना फायदा तो उठाएंगे ही ना। Murshid Quli Khan was followed by Alwardi Khan and the Siraj-ud-Dawla as the Nawab of Bengal. या हम क्या बात करें, हम बात करें नवाब्स। ये प्लूरल फॉर्म में क्यों आया, ये प्लूरल फॉर्म में इसलिए आया कि लड़ाई बढ़ती जा रही थी, लड़ाई चली जा रही थी, ऐसा नहीं कि एक ही नवाब के टाइम हुई, शुरू हुई, ऐसे करते करते और नवाब आते गए, बट ये लड़ाई बढ़ती जा रही थी क्योंकि ये पे नहीं कर रहे थे, आनाकानी कर रहे थे। तो मुर्शिद कुली खान के बाद कौन आया, अलवर्दी खान आए, उसके बाद सिराजुद्दौला आए जो बने नवाब ऑफ बंगाल। ईच वन ऑफ देम वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर, और ये लोग कैसे थे, बहुत ही खतरनाक और पावरफुल रूलर थे, बहुत ही दमदार रूलर थे। तो भाई जब दमदार रूलर हैं तो जो ब्रिटिशर्स ने, जो कंपनी है, इतने आसानी से चीज़ों को अपनी मनमानी में करना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए बातें बढ़ जाती थी, क्योंकि रूलर अगर उनके हाथ में होते, उनके अकॉर्डिंग चलते तो फिर बात ही क्या थी, उनका मजे हो जाते। बट ये लोग पावरफुल थे, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट कह लीजिए, पावरफुल, अपने अकॉर्डिंग चलने वाले, दूसरों पर डिपेंड नहीं होने वाले, दूसरों की नहीं सुनेंगे, गलत नहीं सहेंगे, तो इस टाइप के आप समझ लीजिए पावरफुल रूलर थे। कौन था सबसे पहले, अलवर्दी खान हम कह रहे हैं, उसके बाद कौन है, नहीं सॉरी, मुर्शिद कुली खान के बाद कौन है, अलवर्दी खान है, उसके बाद सिराजुद्दौला आए। सब कैसे थे, स्ट्रॉन्ग रूलर थे। आगे बढ़े, ये इतना पूरा समझ में आया कि ट्रेड जो है बैटल में कैसे बदल रहा है, कैसे बदल रहा है कि भाई शुरू में आपने जो है नवाब से, जो हमने देखा था ना कि पे करने से मना कर दिया रेवेन्यू, तो जो नवाब है वो नाराज हो रहे थे, बहुत गुस्सा कर रहे थे, उनका नुकसान हो रहा था, लड़ाई बढ़ती चलेगी, बहुत ज्यादा बढ़ गई और इंटेंसिफाई हो गई। देन औरंगजेब की डेथ हुई तो क्या करा, धीरे धीरे सब अपनी पावर बनाने लग गए, जैसे कि अदर रीजन भी करे थे, बंगाल ने भी वैसे ही करा। फिर बंगाल के कौन थे, मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खान, सिराजुद्दौला, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल रूलर थे, नवाब थे कहाँ के, बंगाल के। आगे बढ़े, इतना समझ में आया, चलो। They refused to grant the company concessions, demanded large tributes for the company's right to trade, denied it any right to mint coins and stopped it from extending its fortification. क्या करें इन्होंने, स्ट्रिक्ट बिल्कुल कि बस बहुत आज़ादी आपको मिल गई, बहुत कंसेशन जो हम आपको छूट दे रहे थे बस बहुत हो गया। क्या करा भाई, सीधे सीधे मना कर दिया। अब हम आपको जो कंपनी को जो कंसेशन चाहिए था, जो कुछ परमिशन वगैरह चाहिए होगी कि आप हमें थोड़ा इजाज़त दीजिए, कुछ कंसेशन दीजिए, नहीं, सब बंद। क्यों, क्योंकि बड़े पावरफुल रूलर थे, स्ट्रॉन्ग रूलर थे, वीक रूलर नहीं थे, अपने सूलों पे चलने वाले, इनको पता है क्या सही क्या नहीं है, और किसी से डरने वाले नहीं थे, सभी पावरफुल थे। तो जब नवाब पावरफुल आएंगे तो वो अपनी मर्जी चलाएंगे, क्योंकि उनको अपना भी तो देखना है, अपनी जनता को भी देखना है। तो ऐसे ही भाई उन्होंने क्या करा, जो कंपनी मनमानी कर रही थी, क्या करा, सीधे सीधे मना करा कि आपको परमिशन हम क्या करेंगे, जो है कंपनी कंसेशन की जो हम दे रहे हैं आपको कंसेशन, वो हम नहीं देंगे, अब मना ही है साहब, बहुत हो गया। डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर कंपनीज राइट टू ट्रेड। अब आप जो राइट क्या कर रहे हैं, आप जो भाई
यहाँ हमारे एरिया में आके अपना ट्रेड कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, हमें भी दो, आप हमें पे करो। बहुत हो गया कि हमने आपको कंसेशन दिया, वो तो हम मना ही कर रहे हैं, बट आप जो हमारे एरिया में आके ट्रेड कर रहे हो तो भाई हमें भी दो ना। आप क्यों मना कर रहे हो? आप रेवेन्यू पे नहीं कर रहे हो तो नुकसान हो रहा है बंगाल का, तो आप हमें पे करो। डिनाइड इट एनी राइट टू मिन कॉइन्स, और क्या बोला, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके कॉइन वगैरह, कॉइन सॉरी जो सिक्के हैं वो हो रहे हैं, वो पूरा मना कर दिया कि नहीं आएंगे। एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन, आप जो अपना एरिया बढ़ा रहे हो, जो अपनी किलाबंदी कर रहे हो, अपना एरिया बढ़ाते जा रहे हो, आपको तो छोटा सा जगह दी थी, धीरे धीरे करके आप सारा इतना बड़ा अपना वो बना रहे हो, एरिया बना रहे हो, तो सीधे सीधे क्या कर रहा था, अब आप नहीं बढ़ा सकते। तो बेसिकली अब बहुत गुस्सा आ गई थी नवाब्स को कि आप अच्छे से पे करते तो चीज़ें नहीं बढ़ती, और आपने हमें क्या वीक समझा, हम तो स्ट्रॉन्ग नवाब से, तो उन्होंने स्ट्रिक्टली क्या कर दिया, चीज़ों को रोक दिया। रोकना चाहा, रोक दिया। कैसे कैसे रोका, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें देखना कि कैसे ये जो बातें हैं लड़ाई की तरफ बढ़ी, तो ये हमें जानना जरूरी है। हमें पता होना चाहिए ना कि लड़ाई जो हुई, जो चीज़ें चली, तो वो शुरू कहाँ से हुई, यहीं से शुरू हुई। भाई आप जो कंपनी सेटअप कर रहे हो, तो आप हमारी कंट्री में आके, हमारे एरिया में आके सेटअप जमा रहे हो, आप पे ही नहीं कर रहे हो अपना किराया, अपना ट्रिब्यूट या अपनी कमाई आप पे नहीं कर रहे हो, रेवेन्यू दे रहे हो, तो गुस्सा नहीं आएगी क्या? मना कर रहे हो, ऊपर से आप जो है कंसेशन मांग रहे हो, नहीं कंसेशन भी नहीं मिलेगा आपको। जो ट्रिब्यूट है, हम जो कंपनी आप ट्रेड कर रहे हो यहाँ पे, उसका हमें दो हिस्सा, ठीक है, जो आपको पे करना रहता है। साथ में आप कॉइन्स वगैरह मिंट करने का आप साफ मनाइए। देन उसके बाद क्या करा, आप अपना एरिया नहीं बढ़ाएंगे, उसकी साफ आपको मनाइए, मना कर दिया है। Accusing the company of deceit, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and undermining the authority of the Nawab. अब क्या करा भाई, कंपनी की जो चालाकियां हैं, जो कंपनी चालाकियां कर रही थी, धोखाधड़ी इस टाइप की चीजें कर रही थी, जो करते ना कि बेसिकली अपना रंग दिखाना, जो हरकतें कर रही थी कि भाई जिससे गुस्सा आ रहा है कि आप ना पे कर रहे हो, मनमानी, जैसे जिद्दी बच्चे करते ना, जो ढीठ बच्चे होते हैं, नहीं सुनना टीचर की, आपको कह रहे हैं, आपके अच्छे के लिए कह रहे हैं, आपका भी सही रहे, हम भी खुश रहे, आप नहीं मान रहे, तो मनमानी जो चीजें कर रहे हैं, they claim that the company was depriving the Bengal government of huge amounts। मतलब क्या है, जो भाई बंगाल का जो एक कमाई हो रही है, वो इतनी ज्यादा इस तरीके से गिर रही है, कम हो रही, क्यों? क्योंकि आप तो रेवेन्यू दे नहीं रहे हैं, तो ऑफ रेवेन्यू एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब, और भाई जो नवाब की अथॉरिटी है, जो पावर है, उसको आप इतना ज्यादा वो ही नहीं दे रहे हो। मतलब बेसिकली कहना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसा करा इन्होंने कि भाई आप क्या करिए, आपको कंसेशन भी नहीं मिलेगा, आप अपना किला भी नहीं, मतलब जो अपना लैंड है वो भी नहीं आगे बढ़ाएंगे, ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे। देन क्या करा, साफ कॉइन भी आप मिंट नहीं कर सकते, और क्या बोला, और क्या बोला, आप रेवेन्यू पे करें साथ में, ठीक है, तो कंसेशन भी नहीं मिलेगा। तो ये सब करने के क्या रीज़न थे कि भाई ये जो ब्रिटिशर्स थे, जो कंपनी थी, क्या कर रही थी, मनमानी चीजें कर रही थी, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, भाई सुन ही नहीं रहे। जो नवाब की अथॉरिटी, उसकी ना रिस्पेक्ट है, ना आप उसको मान रहे हो, और जो रेवेन्यू है बंगाल का, वो गिरा जा रहा है, बहुत कम होता जा रहा है, तो इसके कारण अर्निंग कम हो रही है, और आप मान नहीं रहे हो, तो इसलिए उन्होंने ऐसा करा। It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters and trying to humiliate the Nawab and his officials। अब क्या था, वो लोग ने क्या करा भाई, रिफ्यूज करा, मना करने लग गए भाई टैक्स पे करना, और डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स लिखने लग गए, एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स। मतलब वो क्या करने लगे, अपना बोलते ना ढीठपना, बोलते ना अपना रंग दिखा रहे, भाई तुमने अपना रंग दिखा दिया, डायलॉग हम सुनते ना, बस भाई देख लिया तूने, तो अपना रंग दिखा दिया। तो ऐसे ही अपनी हरकतें अब दिखा रहे थे, अपनी जो हरकतें हैं, जो नहीं मानना, नहीं करना, मन का करेंगे, ऐसा दिखाने लग गए थे। मतलब डिसरिस्पेक्ट क्या करने लग गए थे, भाई हम टैक्स पे नहीं करेंगे, जाओ जो करना है, ऐसा ही जो ब्रिटिश कंपनी, मतलब जो ब्रिटिश कंपनी वो ऐसा करने लग गई थी, इसलिए नवाब ऐसा कर रहे थे, टैक्स पे करने से मना करने लग गए थे। साथ में क्या, गलत तरीके से जो है डिसरिस्पेक्टफुल, मतलब बदतमीजी से ऐसे लेटर्स लिख रहे हैं, कुछ भी ऊट पटांग उनको गलत सलत बोल रहे हैं, मतलब धमकी दे रहे होंगे, जो भी दे रहे होंगे, मना कर रहे होंगे, ठीक है। साथ में भाई जो उनके नवाब है और उनके ऑफिशियल को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो ये सब कर रहे हो, परेशान अलग कर रहे हो, गलत सलत आप उनको बोल रहे हो उल्टा सीधा, ऊपर से आप टैक्स पे नहीं कर रहे हो, जो रेवेन्यू आप पे नहीं कर रहे हो, उनकी अर्निंग कैसे होगी, तो क्या गुस्सा नहीं आएगी, बातें आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आप खुद ही सोचिए कि आपके घर में कोई किराएदार है, मम्मी पापा उनसे रेंट मांग रहे हैं, 10 महीने हो गए, 1 साल हो गए, नहीं दे रहे, ऊपर से उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कह रहे हमारे मकान मालिक तो लालची हैं, ऐसे हैं वैसे, तो क्या गुस्सा नहीं आएगी? बहुत गुस्सा आएगी। तो सेम यही यहाँ हो रहा है। ये किसकी इमेज लगी है, रॉबर्ट क्लाइव की, इनका भी रोल आएगा, इनके बारे में जानेंगे, बट ये इमेज किसकी, देख लीजिए, रॉबर्ट क्लाइव की, ठीक है। आया समझ में कि कैसे जो भाई चीज़ें बैटल में अब बदल रही हैं, क्यों? क्योंकि ये अपने रंग दिखा रहे हैं, बेसिकली रंग दिखा रहे हैं कि हम नहीं देंगे, जाओ क्या करना है, हम तो आपको उल्टा सीधा भी बोलेंगे, परेशान भी करेंगे, जाओ जो करना है। तो भाई करा इन्होंने, मना करने लग गए, हम आप मत बढ़ाइए, स्ट्रिक्ट अपना जो रूप दिखाया, रौद्र रूप जिसको बोलते, गुस्से वाला, क्योंकि भाई पावरफुल रूलर थे ना नवाब्स, ये लोग ऐसे डरपोक नहीं थे, तो इन्होंने भी दिखाया कि देखो हम भी नहीं डरते। आया समझ में? और लाइक कर दो फटाफट से।
The company on its part declared that the unjust demands of the local officials were ruining the trade of the company and trade could flourish only if the duties were removed. अब कंपनी अपनी तरफ से क्या बात कह रही है? कंपनी अपने बारे में ये कह रही है, देखो वही वो थे तो बहुत वो मतलब ढीठ टाइप के कह लीजिए, बिल्कुल मोटी छमड़ी बोलते हैं ना कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी मनमानी करनी है मतलब करनी ही है, तो वो अपनी मनमानी क्या कर रहे हैं? द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर दैट द अनजस्ट डिमांड्स ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स वर रुइनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी। भाई ये जो कंपनी के जो पार्ट मांग रहे हैं कि भाई आप जो लोकल ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, ऑफिशियल्स क्या बोल रहे हैं कि भाई आप जो राजा महाराजा जो नवाब से वो जो हिस्सा मांग रहे हैं, लिख रहा है ना, तो द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर दैट, वो अपनी तरफ से क्या कह रही है कि दैट द अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स वर रुइनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी। मतलब ये जो अनजस्ट डिमांड कर रहे हैं कि आप ऐसा करो, अपना एरिया मत बढ़ाओ, है ना, अपने कॉइन्स मत वो मिंट करो, आप हमें टैक्स पे करो, ऐसा वैसा, हमें आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, कोई छूट नहीं है, तो ये ना हमारा ट्रेड को खराब कर रही है। मतलब वही बात है ना कि आप जैसे किराएदार से आप किराया मांग रहे हैं, तो जब पुलिस आई, पुलिस पूछताछ कर रही है, तो या मतलब वो अपने बारे में कह रहे हैं किराएदार, कह रहे हैं ये तो हमें रहने ही नहीं दे रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, हम दे तो देंगे किराया, उल्टा इनको हमें रहने को देना चाहिए, इनको समझना चाहिए हमारी प्रॉब्लम, हम तो अच्छा खासा जी रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, हम इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो हमें भगाने की धमकी दे रहे हैं। अरे भाई मतलब उल्टा ही खुद को बेचारा बना रहे, तो ऐसे ये भी कर रहे हैं, खुद को बेचारा बना रहे हैं कि देखो हमें ट्रेड नहीं करने दे रहे, हमें परेशान कर रहे हैं, ये जो इनकी मनमानी मांगे हैं कि हमें टैक्स तो रेवेन्यू दो, देना तो पड़ेगा ना, आप उनके एरिया में हो। एंड ट्रेड कुड फ्लोरिश ओनली इफ द ड्यूटीज वर रिमूव्ड। और ट्रेड भाई जब भी फ्लोरिश हो सकता है, कोई भी ट्रेड जब भी फुलफिल हो सकता है, फ्लोरिश हो सकता है, जब भाई हमारी ड्यूटीज को रिमूव कर दिया जाए। मतलब जो एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, मतलब जो इनका होता है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, जो ड्यूटीज लगाते हैं, जो टैक्सेस लगाते हैं, वो हटा दो, तभी तो जाके हमारा टैक्स अच्छा चलेगा, नहीं तो हम क्या यहीं पे करते रहेंगे। ऐसा बेसिकली ये लोग बहाना करने लगे, अपने बारे में बोलने लग गए, अपनी सफाई देने लग गए। इट वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड दैट द एक्सपांड ट्रेड it had to enlarge its settlement, buying up villages and build its forts। अब वो कह रहे हैं कि इस चीज को भी मनाने की बात करने लग गए कि भाई हमें क्या करना है, ट्रेड को एक्सपांड करना है, तो अपना सेटलमेंट बढ़ाना पड़ेगा ना, साथ में विलेजेस भी अपने अंडर लेने पड़ेंगे, अपना जो किला वो भी रिबिल्ड करना पड़ेगा, तो करने लग गए। मतलब अपना ढीठ बनाओ और दिखाने लग गए बेसिकली कि क्या कि हम क्या करेंगे, अपना ट्रेड वगैरह तो हमें बढ़ाने, मतलब दिक्कत हो रही है, हमारा ट्रेड जब भी बढ़ेगा जब हमारी ड्यूटी फ्री हमें मौका मिले, फिर हम क्या, और ये भी कह रहे हैं कि भाई हमें क्या ट्रेड बढ़ाना है, तो ट्रेड बढ़ाने के लिए सेटलमेंट बढ़ाने लग गए, विलेजेस खरीदने लग गए, उसके बाद भाई अपने फोर्ट्स को दोबारा मतलब रीबिल्ड करने लगे और बड़ा बनाने लग गए। तो आप देख रहे हैं ढीठपना, नहीं सुननी मतलब नहीं सुननी। द कॉन्फ्लिक्ट लेड टू कन्फ्रंटेशन एंड फाइनली कल्मिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। फिर बारी आती है बहुत ही फेमस, बहुत ही ज्यादा फेमस बैटल ऑफ प्लासी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस। ये लिखा भी है, मेरे लिखने की जरूरत ही नहीं, यहीं पे लिखा है, बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। द कॉन्फ्लिक्ट्स लेड टू कन्फ्रंटेशन। अब ये जो इतनी बात बढ़ रही है, ये लोग अपनी मनमानी दिखा रहे हैं, एक तो उल्टा अपने बारे में मतलब अपनी सुन नहीं रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, उल्टा अपने ही लिए लिख रहे हैं कि हम क्या करेंगे, ये अपना एरिया बढ़ा रहे हैं, भाई किला बढ़ा रहे हैं, गाँव खरीदेंगे, गाँव खरीद रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, अपने फोर्ट को दोबारा बढ़ा रहे हैं, साथ में एक्सपांड करना है ट्रेड, तो ये सब करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली आप जो आपको नवाब्स कह रहे हैं, आप उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आप अपनी मनमानी कर रहे हो, पे नहीं कर रहे हो, उल्टा दिखा रहे हो कि नहीं हमें ड्यूटी फ्री करो, नहीं तो हमें ट्रेड में दिक्कत आएगी। तो ये जो बातें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि भाई बात आ गई थी बैटल के, युद्ध की, वॉर की। बैटल मतलब युद्ध, वॉर बोलते हैं ना, मतलब समझिए। अब ये जो लेटर इसके थ्रू लड़ाई वड़ाई नहीं, ये जो आपस में थोड़ी बहुत बात इसके थ्रू लड़ाई नहीं, अब बात आ गई बैटल, आओ आप सामने भाई युद्ध के मैदान में ही लड़ेंगे। तो बैटल ऑफ प्लासी, भाई जो कन्फ्रंटेशन है, फाइनली इतना ज्यादा आग भड़की, इतना ज्यादा भड़का कि अब क्या करना है, अब लड़ाई होगी, या तो जीत या तो हार का फैसला अब होगा। आया समझ में? तो किसमें हुआ था वो, बैटल ऑफ प्लासी में। इतना पूरा समझ में आया कि कैसे ये लोग इग्नोर कर रहे हैं फैसलों को नवाब्स के, नवाब्स परेशान हो रहे हैं, बोल रहे हैं, नहीं समझ रहे, अपना मनमानी कर रहे हैं और अपनी सफाई भी पेश कर रहे हैं। ठीक है, आ गया समझ में? और लाइक कर दिया कि नहीं कर दिया? सो इसी के साथ आपका जो फर्स्ट पार्ट है, क्या पार्ट है हमारा, क्या चल रहा था भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे ईस्ट में आई, इसका फर्स्ट पार्ट इसी के साथ एंड होता है। सेकंड पार्ट में हम बैटल ऑफ प्लासी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से जानेंगे, समझेंगे और क्या करेंगे, आगे आपके काम आएगा एग्जाम में, और वैसे भी काम आएगा, आपको पता होना चाहिए ना। सो इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है, और आपको क्या करना है, लाइक करना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि कैसा आपको लगा, समझ में आया, थोड़ा बहुत लाइक करा तो क्या करा, और अगर समझ में आया तो ये भी बताइए, और अपने जो है कमेंट में लिखिएगा साथ में क्या
क्या लिखना है आपको कि आप रेडी है नेक्स्ट सेशन के लिए। मुझे पता चलना चाहिए ना कि आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट इसका इसी का जस्ट अदर पार्ट है, उसको लिंक से जोड़ते हुए हम आगे चलेंगे। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से आप देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि आपको 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।